में रह गया था, तो उसको करने के बाद हम लोग प्रोफेशन पर आएंगे। तो विल जस्ट गो थ्रू व्हाट इज लेफ्ट इन द मैरिज एक्चुअली। जैसा आप जानते हैं कि जो 7th हाउस है मैरिज का, वो हम लोगों ने डिस्कस भी किया था कि ये 9th है फ्रॉम द 11th हाउस एंड 11th फ्रॉम द 9th हाउस। यही एक ऐसा हाउस है जो आपके भाग्य में चेंज ला सकता है या भाग्य को पूरी तरह से चेंज कर सकता है। और नॉर्मली जो हम देखते हैं कि कहते हैं कि शादी कर दो ठीक हो जाएगा सब कुछ, जो है वो इसी चीज के ऊपर डिपेंड करता है कि आपका जो मैरिज का हाउस है वो स्ट्रांग है या वीक है। अगर मैरिज का हाउस स्ट्रांग है तो इसका मतलब यह है कि शादी के बाद आपके भाग्य में वृद्धि होगी, और अगर 7th हाउस वीक है एज कंपेयर टू लग्न, इसका मतलब शादी के बाद लाइफ में प्रॉब्लम्स आएंगी। तो उसके लिए देखने के लिए कि वेदर यू विल बी लकी आफ्टर मैरिज और नॉट, तो उसके लिए कुछ कॉम्बिनेशन है कि जैसा मैंने कहा कि 7th हाउस जो है वो लग्न से स्ट्रांग होना चाहिए। अगर 7th हाउस इज स्ट्रॉन्गर देन द लग्न और द लॉर्ड ऑफ असेंडेंट, इट मींस कि मैरिज के बाद आपकी लाइफ जो है बेटर होगी, यू विल बी लकी आफ्टर मैरिज। या फिर वीनस का प्लेसमेंट उपाचय स्थान में हो। उपाचय स्थान का मतलब 3rd 6th एंड 10th एंड 11th हाउसेस, तभी भी कहते हैं कि शादी के बाद जो व्यक्ति है वो लकी होता है और उसके भाग्य में वृद्धि होती है। या फिर 7th हाउस का लॉर्ड इफ इट ऑक्युपाइज 3rd 6th 7th और 11th हाउसेस, तो ये इनमें से कोई भी अगर कॉम्बिनेशन होगा तो इट मींस यू आर लकी आफ्टर मैरिज। और नॉर्मली आप वैसे भी देख सकते हैं अपने हॉरोस्कोप में कि 7th हाउस की क्या पोजीशन है। अगर 7th हाउस लगता है आपको स्ट्रॉन्गर है एज कंपेयर टू लग्न, इट मींस कि लाइफ विल बी मच बेटर आफ्टर मैरिज। फिर हम बार बार बात करते हैं अबाउट 5th हाउस की, कि लव मैरिज हम 5th हाउस से देखते हैं, लेकिन बेसिकली जो 5th हाउस है उसका रोल हमें समझना पड़ेगा कि जो 5th हाउस है उससे क्या होता है कि जो नेटिव है उसकी पर्सनैलिटी इस टाइप की होती है, प्लीजिंग या अट्रैक्टिव पर्सनैलिटी इस टाइप की होती है कि अपोजिट सेक्स उसकी तरफ ऑटोमेटिकली अट्रैक्ट हो जाता है। नेटिव अट्रैक्ट नहीं होता, लेकिन उसकी जो पर्सनैलिटी है वो इस टाइप की है कि जो अपोजिट सेक्स का अट्रैक्शन उसकी तरफ अपने आप हो जाता है। तो अगर 5th हाउस आपका ऐसा है कि अपोजिट सेक्स आपकी तरफ अट्रैक्ट हो रहा है और उसका रिलेशन किसी तरह से 7th हाउस के साथ हो जाता है, तो इसका अर्थ ये होता है कि जो अट्रैक्शन हुआ वो मैरिज में कन्वर्ट हो गया। तो हम कहते हैं कि अगर 5th और 7th हाउस का जब आपस में एसोसिएशन होता है तो इट इट टेल्स यू दैट कि लव मैरिज इस नेटिव की होगी। या कभी कभी ऐसा होता है कि मान लीजिए कि 5th हाउस एंड 10th हाउस का एसोसिएशन है, इसका मतलब जो अट्रैक्शन है दैट इज एट द वर्क प्लेस, और जब तक उसका 7th हाउस से भी कनेक्शन नहीं होगा तब तक वो शादी में कन्वर्ट नहीं होगा, वो सिर्फ जो अट्रैक्शन है वो वर्क प्लेस तक ही रहेगा। और जो आपस में जो संबंध हैं हस्बैंड एंड वाइफ के, तो या हम कहें कि जो एफिनिटीज इन द लव एक्चुअली, तो किस तरह से कौन से साइन किसकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं, तो ये कहा कि जो मूवेबल साइन है, मतलब 1 4 7 10 मूवेबल साइन वाले जो लोग हैं, दे आर बेस्ट मेटेड विद द फिक्स साइन पीपल। जो फिक्स साइन पीपल है 2 5 8 11, उनके साथ उनका मैचिंग अच्छा रहता है। या फियरी साइन विद द एयरी साइन, जो फियरी साइन है 1 5 9, एयरी साइन 3 7 11 है, उनका मैच आपस में अच्छा होता है। या अर्दी एंड वाटरी साइंस, अर्दी मीन्स 2 6 10 एंड वाटरी इज 4 8 12 साइंस, तो इनका मैच भी आपस में ठीक रहता है, दे हैव एफिनिटी टुवर्ड्स ईच अदर। और बहुत बार ये भी प्रश्न आता है कि शादी किस डायरेक्शन से होगी, तो वो भी हम निकाल सकते हैं हॉरोस्कोप देखकर कि जो शादी होने वाली है वो किस डायरेक्शन से होगी। तो उसमें 2-3 चीजें हम लोग देखते हैं। पहला तो यह है कि उस प्लैनेट की डायरेक्शन विच इज द लॉर्ड ऑफ 7th हाउस फ्रॉम वीनस। मेल के केस में जो प्लैनेट है विच इज लॉर्ड ऑफ 7th हाउस फ्रॉम वीनस, और फीमेल के केस में जो प्लैनेट विच इज लॉर्ड ऑफ 7th हाउस फ्रॉम जुपिटर।
उसकी हम डायरेक्शन देख लें। दूसरा ये है कि डायरेक्शन ऑफ लॉर्ड ऑफ 7th हाउस फ्रॉम लग्न, लग्न से जो 7th हाउस है उसके लॉर्ड की डायरेक्शन क्या है। तीसरा है कि डायरेक्शन ऑफ द प्लैनेट एस्पेक्टिंग 7th हाउस, डायरेक्शन ऑफ द प्लैनेट्स एस्पेक्टिंग 7th हाउस। तो हमें 3 प्लैनेट देखने हैं। पहला मेल के केस में लॉर्ड ऑफ 7th फ्रॉम वीनस, फीमेल के केस में लॉर्ड ऑफ 7th फ्रॉम जुपिटर, second is the lord of 7th from Lagna, and third is all the planets which have an aspect on the 7th house. इसमें से जो भी strongest planet है, इन जो 3 जो चीजें हैं इनमें से जो भी strongest planet होगा उसकी डायरेक्शन में आपकी शादी होगी। और planet की डायरेक्शन आप जानते हैं कि मरकरी नॉर्थ डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है, मार्स साउथ डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है, सन ईस्ट को करता है, सैटर्न वेस्ट को करता है, मून नॉर्थ वेस्ट को करता है, जुपिटर नॉर्थ ईस्ट को करता है, विनस साउथ ईस्ट को करता है और राहु केतु साउथ वेस्ट को करते हैं। तो इस तरह से थोड़ा सा एक आइडिया लग जाता है कि शादी जो है वो किस डायरेक्शन से होगी। फिर एक सवाल ये भी आता है कि पर्टिकुलरली इन द केस ऑफ मेल कि शादी में धन मिलेगा या नहीं मिलेगा, वेदर यू गेट वेल्थ फ्रॉम इन लॉज और नॉट एक्चुअली। तो ये भी एक हमारी सोसाइटी में एक बड़ा एक प्रश्न होता है, तो उसको भी हम एक आइडिया लगा सकते हैं विद द हॉरोस्कोप। तो उसमें भी 2-3 कॉम्बिनेशंस हैं। अगर वो कॉम्बिनेशन अगर हॉरोस्कोप में है तो वो दैट इंडिकेट कि यू गेट लॉट ऑफ वेल्थ फ्रॉम इन लॉज। कि अगर 2nd और 7th हाउस के लॉर्ड इकट्ठे हों और उसके ऊपर अगर वीनस का एस्पेक्ट हो, पहला कंडीशन है कि अगर 2nd और 7th हाउस के लॉर्ड इकट्ठा उनका प्लेसमेंट हो और उसके ऊपर वीनस का एस्पेक्ट हो। फिर कहा 2nd पोजीशन में कि लॉर्ड ऑफ 4th इन द 7th हाउस, 4th हाउस का लॉर्ड 7th हाउस में प्लेस्ड है और वीनस जो है वो 4th हाउस में प्लेस्ड है, और वीनस और लॉर्ड ऑफ 4th हाउस जो है वो आपस में फ्रेंड्स हैं। तो उस केस में भी जो इन लॉज से वेल्थ मिलती है। और तीसरी कंडीशन है कि लॉर्ड ऑफ 7th एंड 9th टुगेदर विद द वीनस, अगर 7th हाउस का लॉर्ड और 9th हाउस का लॉर्ड वीनस के साथ अगर कहीं भी इकट्ठे बैठे हुए हैं तो वो भी एक इंडिकेशन मिलता है कि वेल्थ फ्रॉम इन लॉज। फिर क्वेश्चन आता है अबाउट टाइमिंग ऑफ मैरिज, क्योंकि ये तो एक बहुत ही जनरल क्वेश्चन है कि शादी कब होगी, और रेलेवेंट भी है क्योंकि हर आदमी इसी में इंटरेस्टेड होता है कि शादी जो है वो कब होगी। और शादी होने के लिए जो मतलब टाइमिंग आप कैसे पता लगाएंगे, उसमें भी 2-3 चीजें देखकर आप पता लगा सकते हैं। उसमें कहा कि सबसे पहले जो असेंडेंट और 7th हाउस के लॉन्गिट्यूड को ऐड कर दीजिए। असेंडेंट और लॉर्ड ऑफ असेंडेंट एंड लॉर्ड ऑफ 7th हाउस, इन दोनों को आप ऐड कर दीजिए। और जब जुपिटर उस राशि में ट्रांजिट करेगा, एक पॉइंट आएगा आपका, और जब जुपिटर जब उस राशि में गोचर करेगा उस टाइम शादी होने की पॉसिबिलिटी होती है। फिर कहा कि मून के लॉन्गिट्यूड को और 7th हाउस के लॉर्ड को के लॉन्गिट्यूड को ऐड कर दीजिए। तो जुपिटर जब उस राशि में भी जब गोचर करेगा उस टाइम भी शादी होने की पॉसिबिलिटी है। तीसरा है व्हेन जुपिटर ट्रांजिट द साइन ऑफ 7th लॉर्ड और वीनस, या तो वीनस के ऊपर ट्रांजिट करे या 7th लॉर्ड के ऊपर ट्रांजिट करे, उस टाइम भी शादी होने की पॉसिबिलिटी होती है। या दशा ऑफ द लॉर्ड ऑफ 2nd, 8th और 10th हाउसेस, इन दशाओं में भी जो शादी होने की पॉसिबिलिटी रहती है। बट एक चीज ध्यान रखिए कि शादी का जो डिसीजन होता है बहुत ही एक इम्पोर्टेंट डिसीजन होता है। नॉर्मली हम लोग देखते हैं कि हम लोग देखते रहते हैं, डिसाइड नहीं कर पाते किससे शादी करें किससे ना करें, और ये बहुत बड़ा प्रश्न होता है कि ये बहुत हम लोग देख रहे हैं लेकिन कोई फाइनल डिसीजन नहीं हो पा रहा, तो फाइनल डिसीजन कब होगा। तो उस केस में जो प्लैनेट सैटर्न है, इट प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। कि जब भी मून के ऊपर सैटर्न का इन्फ्लुएंस होगा उस टाइम आप डिसीजन लेते हैं, शादी का हो या कोई भी डिसीजन हो, क्योंकि आपका जो माइंड है, माइंड के ऊपर जब
शनि का इफेक्ट आता है या उसका प्रेशर पड़ता है, उस टाइम आप कोई भी डिसीजन ले पाते हैं। इसलिए शादी के टाइम भी अगर आप बहुत तलाश कर रहे हैं, कोई डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं, तो उसमें देख सकते हैं कि शनि का इन्फ्लुएंस मून के ऊपर कब आएगा, और जब वो आएगा उस टाइम जो है आपका डिसीजन जो है बहुत जल्दी हो जाता है उस टाइम जो है। Uncle, can I ask one question on this one, please? जी, शनि के बारे में बोला गया है कि delay, you know, he causes delay as well. या So when Shani is influencing the moon, I'm trying to reconcile how does the decision become easier then? there are two different things actually. One is कि in your horoscope, if Saturn is having an influence on the 7th house, then it's a cause of delay, कि marriage में delay हो सकती है. What I'm saying is कि the time to make a decision about marriage, these two are entirely different things. तो what I'm saying कि जब ऑलरेडी आप मान लीजिए कि शादी का समय तो आ गया है और आप तलाश में हैं, आप फाइनल डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं, मैं उसकी बात कर रहा हूं कि डिसीजन लेने के लिए अगर जैसे ही मून के ऊपर शनि का इन्फ्लुएंस आएगा, गोचर में आए या दशा आए या कुछ भी आए, तो उस टाइम आप शादी के बारे में डिसीजन ले लेते हैं, क्योंकि मून का और सैटर्न का कोई डिले करने का शादी का मतलब नहीं है। शादी जब भी डिले होती है जब 7th हाउस के ऊपर सैटर्न का इन्फ्लुएंस होता है। सर क्या डिले इतना भी हो सकता है कि वो एज निकल जाए और वो डिनाई हो जाए? तो अगर ऐसे कोई कॉम्बिनेशन है, 7th हाउस 8th हाउस बहुत अफ्लिक्टेड है, तो फिर पॉसिबिलिटी हो सकती है कि शादी ना हो। या तो ये नवांश इसका डिसीजन 8th हाउस को साथ में देख के लेंगे सर हम? बिल्कुल नहीं, देखिए मैं जो बात कर रहा हूँ फिर आप कंफ्यूज कर रहे हैं। मैं उसकी बात कर रहा हूँ कि आप शादी ऑलरेडी होने वाली है, आप ऑलरेडी तलाश कर रहे हैं, सब कुछ ठीक है, लेकिन आप डिसीजन नहीं ले पा रहे। बहुत लोग आते हैं कि हम इतनी लड़कियां देख ली, इतने लड़के देख लिए कि अभी डिसाइड नहीं कर पा रहे कि कब होगी शादी, कब मतलब फाइनल डिसीजन होगा। तो वो आसपास का टाइम ही है, क्योंकि डिसीजन तो आपको लेना ही है, आप ऑलरेडी शादी की तलाश में लगे हुए हैं। तो डिसीजन के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं कह रहा हूँ कि जैसे ही मून के ऊपर शनि का इन्फ्लुएंस आएगा उस टाइम आप डिसीजन ले लेते हैं। एंड दिस इज नॉट एप्लीकेबल फॉर मैरिज, दिस इज एप्लीकेबल फॉर ऑल डिसीजन मेकिंग। सैटर्न का रोल इसीलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है माइंड मून के ऊपर, क्योंकि वो इट हेल्प्स इन डिसीजन मेकिंग आल्सो। एक्चुअली एक हॉरोस्कोप देखिए सर जिसमें सैटर्न देख रहा है 7th हाउस को, और 7th हाउस में शुक्र खुद बैठा हुआ है जी, और लड़की की एज 32 हो गई है। वो लोग बोलते हैं कि मतलब जब भी प्लान करते हैं कोई ना कोई प्रॉब्लम आ जाती है तो डिले हो ही जाता है, फिक्स ही नहीं हो पा रही है शादी। सैटर्न का एस्पेक्ट करने का दैट इज वन ऑफ द रीजन एक्चुअली वही मैं सोच रहा, तो उनका क्वेश्चन यही था कि शादी होगी भी कि नहीं होगी, 32 हो गई है। हाँ, पूरा हॉरोस्कोप देखना पड़ेगा ना फिर उसके लिए। उसमें मतलब पूरे ये जो क्या सैटर्न का एसोसिएशन है दैट इज ओनली ए कॉज ऑफ डिले, दिस में भी कॉज ऑफ डिले ओनली। बट जब टोटल हॉरोस्कोप देखेंगे कि और भी कुछ प्रॉब्लम होगी हॉरोस्कोप में, नवांश चार्ट सपोर्ट नहीं कर रहा है, फिर प्रॉब्लम हो सकती है शादी में भी जो है। ओके सर, आई होप इट्स क्लियर नाउ। भावना, इट्स ओके? यस अंकल, ओके, थैंक यू। सर ये सारे राशि चार्ट में देखने हैं या नवांश में जो ट्रांजिट ऑफ जुपिटर? राशि चार्ट की बात हो रही है, नवांश में हम ये नहीं देखते सब चीजें जो हैं। दिस इज ओनली फॉर द राशि चार्ट, लग्न चार्ट। सर ये जो फर्स्ट पॉइंट है लॉन्गिट्यूड ऑफ असेंडेंट एंड लॉर्ड, इसका कोई एग्जांपल देख सकते हैं सर? देखने को आप सब चीज देखिए, एक मिनट। ये देखिए यहाँ पर ये प्लैनेट का लॉन्गिट्यूड लिखा हुआ है, ये। हाँ जी सर। असेंडेंट का लॉन्गिट्यूड क्या है यहाँ पर? क्या कहेंगे असेंडेंट के लॉन्गिट्यूड को? व्हाट यू विल राइट? 4 degrees Leo, 49 minutes 16 seconds. 4 sin 4 degree 49 minutes. Right. What you will say? 4 sin 4 degree 49 minutes. Okay. And what is the longitude of the Lord of 7th house? 5th sign. Leo. Pardon? 5th sign. 5th sign, right. नहीं, किसका 5th sign?
Leo is the For fifth sign. ascendant. So we will write the longitude of ascendant as 4 sin 4 degree 49 minutes. 4 sin 4 degree means it is in the fifth sign at 4 degree 49 minutes. Okay. Meaning it's completed 4 full signs, and then after that it's 4 degree 49 Correct. minutes. So in Okay. case of writing Leo, in longitude we write like this, ki the longitude of the ascendant in this case is 4 sin 4 degree 49 minutes and 16 seconds. Okay. So when we say 4 sin 4 degree, it means 4 sign has already crossed. It is in the fifth sign at 4 degree 49 minutes. अच्छा. Right? ठीक है सर. ऐसे ही फिर 7th house का lord is Saturn. So we have to see the longitude of Saturn. Saturn का longitude ये है. What is this? क्या कहेंगे इसको? Third sign, 12th sign. 39 minutes. 40. Yeah, 12th sign? 3 sign 0 degree 39 minutes 45 seconds. ठीक है? Okay. 3 Okay. sin 0 Okay. degree 39 minutes. Right? अब इन दोनों को ऐड कर लीजिए. जो हमने असेंडेंट का साइन बताया कि 4 sin 4 डिग्री, लेट अस से मिनट छोड़ देते हैं. 4 sin 4 डिग्री एंड दिस इज 3 sin 39 डिग्री. तो इन दोनों को ऐड किया तो कितना आया? 4 7th degrees. 7 sign. 7th sign. 5 4 degrees. 7 sin और 5 ये degrees 29 and- सॉरी ये 4 डिग्री है और ये 0 degree. 0 डिग्री 4 डिग्री. 7 sin 4 डिग्री तो 8th साइन हो गया. तो जुपिटर जब 8th साइन में ट्रांजिट करेगा, गोचर करेगा, तब शादी होने की पॉसिबिलिटी है. ये मतलब हुआ इसका. Okay. राइट? Okay, sir. Okay. Thank you. एक जब हम मैचिंग करते हैं पर्टिकुलरली तो एक विश कन्या योग होता है. जैसा आप जानते हैं कि जो पहले टाइम में जैसे विश कन्याएं होती थी कि वो डैमेजिंग होते थे, तो ये भी यहाँ भी शादी के लिए भी एप्लीकेबल है कि ऐसा कोई योग तो नहीं है लड़की का जो विश कन्या योग बना रहा है. मतलब अगर विश कन्या योग है तो नेचुरली वो फैमिली के लिए लड़की सूटेबल नहीं होगी. और विश कन्या योग के भी कई सारे कॉम्बिनेशंस हैं कि अगर संडे को बर्थ है, अश्लेषा नक्षत्र है और सेकंड तिथि है, तीनों इकट्ठा होना चाहिए. संडे का बर्थ, अश्लेषा नक्षत्र और सेकंड तिथि, देन इट लीड्स टू विश कन्या योग. या सैटरडे का बर्थ है, कृतिका नक्षत्र है और 7th तिथि है, तो दैट आल्सो लीड्स टू विश कन्या योग. या ट्यूसडे का बर्थ है, सतविशाख नक्षत्र है और 12th तिथि है, तो दैट आल्सो लीड्स टू विश कन्या योग. या फिर शनि इन द असेंडेंट, सैटर्न इन द असेंडेंट, सन इन द 5th हाउस एंड मार्स इन द 9th हाउस. और या फिर 6th और 8th हाउस में मैलेफिक प्लैनेट का प्लेसमेंट हो. तो उस पर्टिकुलर केस में जब 6th और 8th हाउस में मैलेफिक का होगा, इसका मतलब जो 7th हाउस है वो एफ्लिक्टेड हो जाएगा. तो ये सारे योग जो हैं दे लीड टू विश कन्या योग एंड दीज आर इंपॉर्टेंट फॉर द पर्पस ऑफ मैचिंग ऑफ द हॉरोस्कोप आल्सो. फिर कहा कि कुछ केसेस में इट इंडिकेट्स वेरी हैप्पी मैरिड लाइफ, उसमें आपको बहुत मैचिंग वगैरह करने की जरूरत नहीं पड़ती है. तो 2 कॉम्बिनेशंस हैं जिसमें स्ट्रेट अवे यू कैन गो फॉर मैरिज विदाउट इवन लुकिंग इनटू द मैचिंग ऑफ द हॉरोस्कोप. कि मून राशि ऑफ वन इज द लग्न ऑफ अदर. एक की मून राशि दूसरे का लग्न है. जैसे मान लीजिए कि किसी का लग्न 5 नंबर है और दूसरे की जो मून राशि है वो 5 नंबर है, तो दोनों जो है एक का लग्न हो गया, एक की मून राशि हो गई, वो दोनों सेम है. मून राशि ऑफ वन इज द लग्न ऑफ अनदर. Moon Rashi meaning where the Rashi in which चंद्रमा, moon is. चंद्रमा जिस राशि में है, चंद्रमा जिस राशि में है उसको हम मून राशि बोलते हैं. और एक मान लीजिए लड़के का कोई एक पर्टिकुलर राशि है, मून राशि मान लीजिए 6 नंबर है, और अगर लड़की का लग्न भी अगर 6 नंबर होगा तो ये कंडीशन सेटिस्फाई हो जाती है कि मून राशि ऑफ वन इज द लग्न ऑफ अनदर. कि एक सर की अगर लड़की की मून राशि और कोई भी लड़के हो, का लग्न वाइस वर्सा इज ओके. हाँ, इन बोथ केसेस इट इज एप्लीकेबल कि एक की मून राशि और दूसरे का लग्न सेम होना चाहिए.
दूसरा कहा कि लग्न ऑफ वन हैपेंस टू बी द 7th फ्रॉम द पोजीशन ऑफ लॉर्ड ऑफ लग्ना ऑफ अनदर। एक का जो लग्न दूसरे की जो 7th पोजीशन फ्रॉम 7th पोजीशन ऑफ द लॉर्ड ऑफ लग्ना फ्रॉम अदर, कि एक का तो लग्न हो गया और दूसरे के केस में हम जो लॉर्ड ऑफ लग्न से 7th पोजीशन जो है वो देखेंगे, उसका जो साइन होगा वो दूसरे व्यक्ति का लग्न होना चाहिए। तो उस केस में भी कहते हैं कि हैप्पी मैरिड लाइफ इज स्टेबल एंड बिल्ट ऑन म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग आल्सो। तो इन दो केसेस में अगर आप देखते हैं कि इस टाइप का कुछ कॉम्बिनेशन है तो नेचुरली मैरिड लाइफ काफी अच्छी होती है, आपस में अफेक्शनेट होते हैं दोनों, तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती है एक्चुअली में। अब प्रॉब्लम्स किन किन केसेस में होती है मैरिड लाइफ में, तो दोज कॉम्बिनेशंस आल्सो वी कैन सी कि जो 6th हाउस होता है हमारा, दैट इज द हाउस ऑफ सेंसेस, और जो भी हमारी डिजायर्स है उनको कंट्रोल करता है। जो 6th हाउस है, दिस इज द हाउस ऑफ सेंसेस एंड डिजायर्स एंड कंट्रोल्स ऑल आवर डिजायर्स आल्सो। और वीनस और 7th हाउस मेल के केस में, वीनस और 7th हाउस मेल के केस में, और मार्स एंड 7th हाउस फीमेल के केस में, वीनस एंड 7th हाउस मेल के केस में और मार्स एंड 7th हाउस फीमेल के केस में, दे रूल द सेक्स बिहेवियर ऑफ द नेटिव एक्चुअली। और जो 8th हाउस है या स्कॉर्पियो साइन है, वो हमारा रिप्रेजेंट करता है सेक्स डिजायर एंड सेक्सुअल ऑर्गन्स ऑफ द नेटिव आल्सो। तो ये दो चीजें हैं कि एक सेक्स बिहेवियर है, एक सेक्स डिजायर है। तो वीनस और 7th हाउस मेल के केस में और मार्स एंड 7th हाउस फीमेल के केस में सेक्स बिहेवियर को इंडिकेट करते हैं, और स्कॉर्पियो एंड द 8th हाउस दे गवर्न आवर सेक्स डिजायर एंड सेक्स ऑर्गन ऑफ द नेटिव। तो उसमें कहा कि जो सेक्स डिजायर इंक्रीज हो जाती है यदि 6th हाउस या 6th लॉर्ड इज एसोसिएटेड विद Venus and 7th house in the case of male and Mars and 7th house in the case of female। जब भी 6th house का एसोसिएशन अगर Venus और 7th house के साथ हो जाएगा मेल के केस में, या 6th house का एसोसिएशन Mars and 7th house के साथ हो जाएगा फीमेल के केस में। या दूसरी कंडीशन ये है कि 8th हाउस या स्कॉर्पियो साइन, दोनों ही हो सकते हैं, 8th हाउस भी हो सकता है और स्कॉर्पियो साइन ही है, ये बोथ आर बैडली अफ्लिक्टेड। तो सेकंड पॉसिबिलिटी ये हो गई। तो दोनों ही केसेस में द सेक्स डिजायर ऑफ द नेटिव इंक्रीजेस। इसके अलावा जो हमारा 12th हाउस है, जो हम लोगों ने डिस्कस भी किया था, दैट रिप्रेजेंट्स एक्स्ट्रामैरिटल सेक्स लाइफ। तो अगर वीनस मेल के केस में या मार्स फीमेल के केस में होता है तो इट लीड्स टू सच कंडीशन, और अगर एफ्लिक्टेड होता है तो डेफिनेटली दिस इविल इफेक्ट इज बाउंड टू कम। और केतु एक प्लैनेट है जो सीक्रेसी का प्लैनेट है, और अगर मार्स या वीनस के साथ अगर केतु का एसोसिएशन हो जाता है तो दिस रिलेशंस रिमेन सीक्रेट। और दिस वी ऑलरेडी डिस्कस कि वीनस एंड मार्स का कॉम्बिनेशन खराब होता है, वीनस मार्स राहु का और भी खराब होता है, वीनस मार्स केतु का कॉम्बिनेशन भी खराब होता है। और वीनस मून का जिसका कॉम्बिनेशन होता है तो the spouse is extremely beautiful or handsome whenever there is an association of Venus and Moon actually। और Venus Saturn है, Venus राहु केतु है, Venus और Mars, ये जो कॉम्बिनेशन है 7th हाउसेस में, ये बहुत अच्छे नहीं माने गए मैरिज के लिए। Venus Saturn हो, Venus राहु हो, केतु हो, या Venus Mars के साथ हो। तो this was the thing I wanted to discuss। और इसके बाद अब हम लोग मेन जो प्रोफेशन के ऊपर हम डिस्कस करेंगे, because that is still remaining actually। Uncle, what is the indication, what is the significance, how do we interpret Ketu in the 7th house? Ketu in the 7th house alone is neither good nor bad actually, because Ketu is like a neutral planet। और केतु जैसे कहा कि स्पिरिचुअल प्लैनेट है, जैसे लग्न में बैठता है तो इट गिव्स एन इंक्लिनेशन टुवर्ड्स स्पिरिचुअलिज्म एक्चुअली। तो ऐसे ही जब 7th हाउस में बैठेगा तो इट मींस योर स्पाउस इज इंक्लाइंड टुवर्ड स्पिरिचुअलिज्म एक्चुअली। और केतु जब लग्न में होता है तो कुछ ना कुछ जैसे फोबिया होता है या बहम होता है वो डेवलप हो जाता है।
तो ऐसे ही अगर 7th हाउस में होगा तो आपके स्पाउस में होगा उस टाइप की जो कुछ ना कुछ फोबिया या वहम टाइप का जो हो जाते हैं वो होगा उसके अंदर. बट अलोन केतु इज नॉट सो बैड, बट अनलेस एंड अनटिल इट इज एफ्लिक्टेड विद अदर प्लैनेट्स आल्सो. और सर अगर अलोन राहु भी हो तो? राहु में द स्पाउस इज वेरी सस्पिशियस. वैसे कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट जो एक नेचर है राहु का इफेक्ट है कि उस केस में जो आपका स्पाउस होता है वो आपके ऊपर बहुत सस्पिशियस रहता है हमेशा. ओके सर. Yeah. Any question on marriage? Any other question? नो सर. चलिए, we'll talk about profession. जब हम प्रोफेशन की बात करते हैं तो straight away our mind goes to the 10th house. कि 10th house is the house of profession या 10th house is the house of karma. और 10th हाउस से हम नेचुरली प्रोफेशन है, फेम, पावर, पोजीशन, अथॉरिटी, ऑनर, सक्सेस, एम्बिशंस इन द लाइफ, एम्प्लॉयर्स, सुपीरियर्स, रिलेशन विद द बॉसेस, रिकॉग्निशन फ्रॉम द अथॉरिटीज, ये हम सब चीजें 10th हाउस से देखते हैं. और जब हम मुंडेन एस्ट्रोलॉजी की बात करते हैं तो इट रिप्रेजेंट्स द किंग और द हेड ऑफ द स्टेट, हेड ऑफ द कंट्री. आपका कंट्री का एडमिनिस्ट्रेशन, इंपोर्ट एक्सपोर्ट, honor and reputation of the country, party in power, leader, political situation और external trade also. तो इस तरह से हम मुंडेन एस्ट्रोलॉजी में भी it gets lot of importance, but हम लोग पर्सनल एस्ट्रोलॉजी की बात कर रहे हैं तो उसके लिए आप देखते हैं कि जो 10th हाउस है ये हाउस ऑफ प्रोफेशन, हाउस ऑफ योर कर्मा एक्चुअली. और इसके अलावा भी जो 10th हाउस को अगर हम देखें तो इसमें बहुत सारी चीजें आप देखेंगे कि 10th हाउस जो है वो सेकंड है फ्रॉम द 9th हाउस. 10th हाउस इज सेकंड फ्रॉम द 9th हाउस एंड 7th फ्रॉम द 4th हाउस. सो व्हाट डज इट मीन? Income of father, sir. Wealth of father. Second from 9th house and 7th Second from ninth. 4th house. And mother's spouse. This 7th from 4th. पहली चीज तो यह है कि इस becomes a मारक स्थान for the parents. सेकंड हाउस मारक होता है फादर के लिए, 7th हाउस मारक है मदर के लिए. तो 10th हाउस becomes the मारक स्थान for the parents, पहली चीज. ठीक है. Second is this is second from 9th house. It means it indicates the wealth of the spouse also. You're right कि ये आप sorry wealth of the father, father की wealth को भी indicate करता है. Father की wealth हो गई इसमें. फिर this is 4th from the 4th. 4th from the 4th. 4th from the 4th means mother of the spouse. Mother of the spouse means mother-in-law. The 7th from the 4th or 4th from the 4th? 4th from the 7th. Fourth from the 7th, sorry. 4th from the Seventh. 7th. 7th is the spouse and 4th is the mother. So this is the mother of the spouse की mother-in-law. तो mother-in-law को भी देखना है तो भी आप 10th house से उसको देखेंगे. इसके अलावा जो 6th house होता है वो it represents your cousins also. तो उनके बच्चे हो गए, वहां से 5वां हो गया. इस तरह से हम बहुत सारी चीजें हम देख सकते हैं. एनीवे उसको हम छोड़ देते हैं. तो बट जहां तक जो इसकी इंपॉर्टेंस है वो प्रोफेशन के लिए तो है ही है और पेरेंट्स के लिए मारक स्थान है, फादर की वेल्थ है और आपके मदर इन लॉ है. इसके बाद जो कारक होते हैं 10th हाउस के, जैसे कि हर हाउस का कारक होता है ऐसे ही 10th हाउस के भी कारक हैं. और 10th हाउस का जो कर्म का स्थान है तो इसलिए जो सबसे इम्पोर्टेंट कारक हो जाता है वो शनि है. बिना शनि की ब्लेसिंग के यू आर नॉट फोर्स टू डू द कर्मा. आप काम ही नहीं करते, आप काम करने का आपका मन ही नहीं करेगा. और सैटर्न अगर वेल प्लेस्ड होगा तो देन यू वुड लाइक टू वर्क, यू गो फॉर द हार्ड वर्क आल्सो. तो इसलिए कर्म करने के लिए जो इनिशिएट करता है प्लैनेट वो शनि है. बिना शनि की ब्लेसिंग के कर्म नहीं होता. तो शनि का अच्छा होना कर्म करने के लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि आप बहुत लोगों को देखते भी हैं कि
वो काम ही नहीं करते कुछ भी, या काम करने की उनकी इच्छा नहीं होती क्योंकि शनि ठीक नहीं होता। फिर काम तो सभी करते हैं, एक लेबर क्लास भी कर रहा है, हम लोग भी काम कर रहे हैं, दोनों में सिर्फ जो डिफरेंस है दैट इज बिकॉज वन इज अप्लाइंग इंटेलिजेंस एंड अनदर इज नॉट। तो अगर हम इंटेलिजेंस को अप्लाई करना शुरू कर देते हैं अपने कर्म में तो वी स्टार्ट ग्रोइंग आल्सो, हमारी ग्रोथ शुरू हो जाती है। तो इसलिए जो इंटेलिजेंस का प्लैनेट है या जो क्रिएटिविटी का प्लैनेट है वो मरकरी है। तो मरकरी का जैसे ही इन्वॉल्वमेंट होता है तो वी स्टार्ट ग्रोइंग इन द प्रोफेशन। और तो मरकरी भी कारक हो जाता है, प्रोफेशन का बहुत इंपॉर्टेंट कारक बन जाता है। उसके बाद ठीक है वी स्टार्ट यूजिंग इंटेलिजेंस, बट बहुत से लोग हैं आप देखेंगे रिमोट एरियाज में, दे मे बी वेरी गुड आर्टिस्ट, वेरी गुड पेंटर, स्कल्पचर्स और बहुत चीजों में माहिर होंगे, बट नोबडी नोज देम एक्चुअली, और ना ही उनके पास कुछ पैसा होता है। लेकिन जो हम सबकी जो इच्छा होती है वो वी ऑलवेज लुक फॉर द मनी, वी ऑलवेज लुक फॉर द प्रोस्पेरिटी इन द प्रोफेशन। हम हमेशा जो हाई सैलरीड या हाई पैकेज या बहुत बिजनेस में प्रॉफिट हो उसी की तलाश में रहते हैं। तो वो प्रोफेशन में प्रॉस्पेरिटी नहीं आ सकती जब तक जुपिटर का इन्वॉल्वमेंट ना हो, और जैसे ही जुपिटर का इन्वॉल्वमेंट होता है तो देन वी गेट प्रॉस्पेरिटी इन द प्रोफेशन। तो जुपिटर बिकम्स अ वेरी इंपॉर्टेंट कारक फॉर प्रोफेशन। उसके बाद जो अल्टीमेट एम है फॉर एवरीवन, ही वांट्स नेम एंड फेम इन द प्रोफेशन, ही वांट्स स्टेटस इन द प्रोफेशन। और वो आप कितना भी पैसा हो आपके पास, अगर सन स्ट्रांग नहीं है तो nobody will know you actually. You cannot have that status, name, fame and eminence, everything in the life actually. So sun becomes important from that point of view. तो ये प्रोफेशन के 4 कारक हैं, शनि है, बुध है, बृहस्पति है और सूर्य है, Saturn, Mercury, Jupiter and Sun. And now you understand the role of each planet, कि अगर हर प्लैनेट अगर का जो कारक है उसका रोल क्या है। जैसे मान लीजिए कि मरकरी, जुपिटर, सन तीनों ही प्लैनेट वीक हैं किसी भी हॉरोस्कोप में, तो सैटर्न ठीक है तो आप मेहनत करते रहिए, आप जैसे लेबर क्लास मेहनत करते हैं और आपकी ना कोई ग्रोथ हो रही है, ना कोई प्रॉस्पेरिटी है, ना कोई आपको जानता है। बट जैसे ही आप मरकरी का इन्वॉल्वमेंट आप आ जाता है, भले ही जुपिटर और सन खराब हो, तो यू गेट सम एक्सपर्टीज और कुछ अच्छा आप काम करना शुरू कर देते हैं। इट मीन्स आपके अंदर कुछ ना कुछ जो है वो ऐसी स्किल जो है वो डेवलप हो जाती है। बट जुपिटर सन नहीं है स्ट्रॉन्ग, तो इसलिए ना तो पैसा है आपके पास, ना कोई जानता है। बट जैसे ही जुपिटर का इन्वॉल्वमेंट होता है तो आप ग्रोथ करना शुरू कर देते हैं, यू स्टार्ट गेटिंग प्रोस्पेरिटी, यू स्टार्ट गेटिंग मनी आउट ऑफ द वर्क यू डू एक्चुअली। तो पैसा भी मिलना शुरू हो जाता है, और अगर सन भी अगर स्ट्रांग हो जाता है तो स्टार्ट गेटिंग नेम एंड फेम, एवरीथिंग यू स्टार्ट गेटिंग एक्चुअली। तो ये बहुत से लोग हैं जैसे मरकरी उनका स्ट्रांग नहीं है, बट जुपिटर एंड सन दे आर वेरी स्ट्रांग। तो क्या होगा फिर, सैटर्न तो ठीक है बट मरकरी वीक है, जुपिटर एंड सन दे आर वेरी स्ट्रांग। इसका मतलब पैसा भी आना उनके पास, उनका नाम भी बहुत होना है। तो वो कैसे होगा, जैसे आप जानते हैं जैसे दिल्ली में छोले भटूरे वाले हैं, समोसे वाले हैं, तो in the entire world they are known actually and they have a lot of money also, but there is no creativity in what they do. ऐसा कोई उन्होंने इंटेलिजेंस का इस्तेमाल नहीं किया, बट फिर भी पैसा भी मिला और नाम भी हो गया। सैटर्न मान लीजिए ठीक है, मरकरी जुपिटर बेकार हैं दोनों के दोनों, तो सन ठीक है, तो आपको ना पैसा है, ना कोई जानता है, ना आप कोई काम कर रहे हैं, फिर भी आपका नाम हो जाता है। जैसे कि कोई बच्चा मान लीजिए कुएं में गिर गया, तो पहले कई दिन तक उसको दिखा रहे हैं टीवी के ऊपर, एवरीबॉडी नोज देम। कोई किसी ने एक डांस करना शुरू किया एंड विद वन डांस ही बिकम सो फेमस कि पूरी दुनिया जान जाती है उसको। तो ये मतलब यह कहने का कि इन प्लैनेट की पोजीशन को देखकर आपको ये आइडिया लग जाता है कि आपकी प्रोफेशनल लाइफ में आपको क्या मिलेगा और क्या नहीं मिलेगा। तो बड़ी आसानी से आप बता सकते हैं। बहुत से लोग पूछते हैं कि फेम मिलेगा या स्टेटस मिलेगा या नहीं मिलेगा, तो देखिए सन स्ट्रांग है या नहीं है। और ये बहुत एक वैसे भी एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन होता है आजकल। मान लो कोई सिविल सर्विस में अपियर हो रहा है कि मुझे ऐसा सिविल सर्विस में सिलेक्शन होगा या नहीं होगा, वहाँ स्टेटस की बात आ जाती है। तो जब तक सन स्ट्रांग नहीं होगा तो सिविल सर्विस में सिलेक्शन कैसे होगा, हो ही नहीं सकता एक्चुअली में।
कोई मिनिस्टर बनना है, किसी को प्राइम मिनिस्टर बनना है, तो आप देखेंगे कि सैटर्न एंड सन दोनों ही बहुत स्ट्रांग होते हैं, बिकॉज सन गिव्स यू द अथॉरिटी एंड सैटर्न गिव्स यू द स्टेटस। तो दोनों ही चीजों का वहां पर इन्वॉल्वमेंट होना बहुत जरूरी है। अब हम प्रोफेशन को कैसे एनालाइज करते हैं, क्या क्या चीजें हमें देखनी पड़ती हैं प्रोफेशन के लिए। तो सबसे पहला तो है कि 10th हाउस में जो प्लैनेट है, जैसे नॉर्मल प्रोसीजर है किसी भी हाउस को एसेस करने का, कि प्लैनेट इन द 10th हाउस में कौन कौन से प्लैनेट प्लेस्ड हैं। फिर हम देखते हैं कि 10th हाउस को कौन से प्लैनेट एस्पेक्ट कर रहे हैं, और ये तो प्लैनेट की पोजीशन हो गई 10th हाउस की। देन वी सी द लॉर्ड ऑफ 10th हाउस, कि 10th हाउस का लॉर्ड कहाँ पर है, किस हाउस में प्लेसमेंट है उसका, किन प्लैनेट के साथ प्लेसमेंट है, और कौन से प्लैनेट उसको एस्पेक्ट कर रहे हैं। ऐसे ही फिर हम कारक की पोजीशन देखते हैं कि जिस पर्पस के लिए, क्योंकि यहाँ पर 4 कारक हैं फॉर डिफरेंट पर्पसेस, तो जिस पर्पस के लिए हमें देखना हो कि कारक की क्या पोजीशन है, कौन सा प्लैनेट है पहले तो, और कितना स्ट्रॉन्ग है, किस हाउस में प्लेस्ड है, किन प्लैनेट के साथ प्लेस्ड है, और किन प्लैनेट का उसके ऊपर एस्पेक्ट है। तो दिस इज अबाउट द 10th हाउस। फिर प्लैनेट की पोजीशन हो गई, फिर हम उसका डिस्पोजिटर देखते हैं ऑफ द लॉर्ड ऑफ 10th हाउस। जो भी 10th हाउस में साइन है, उसका जो लॉर्ड है उसको हम डिस्पोजिटर बोलते हैं 10th हाउस का। उसकी पोजीशन आपके बर्थ चार्ट में क्या है। और जैसे हम लोगों ने देखा था कि जो नवांश चार्ट होता है, इट्स लाइक ए ऑल पर्पस लग्न चार्ट, बिकॉज वी इवन सी द position of the various planets and compare the strength with reference to नवांश also। तो हम जो 10th हाउस का डिस्पोजिटर होगा, 10th हाउस का लॉर्ड का डिस्पोजिटर लग्न चार्ट में और नवांश चार्ट में, दोनों में उसको हम एग्जामिन करेंगे। और जैसे मैरिज के लिए बहुत सारे हाउसेस का रोल है, ऐसे ही प्रोफेशन भी एक इतना इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है कि और बहुत सारे प्लैनेट जो है वो बहुत इम्पोर्टेंट, बहुत सारे हाउसेस बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो हम देखेंगे कौन कौन से हाउसेस हैं जो हमारे प्रोफेशन को पूरी तरह से इन्फ्लुएंस करते हैं, और उन हाउसेस के बिना प्रोफेशनल लाइफ हमारी अच्छी नहीं हो सकती। तो हमें वो भी देखने हैं कि कौन से प्रोफेशन के लिए या इन जनरल कौन कौन से हाउस रेलेवेंट हो जाते हैं, और उनकी आपके हॉरोस्कोप में क्या पोजीशन है, तो वो भी हम देखते हैं। फिर एक जो हम लोगों ने हाउसेस को डिवाइड किया था, धर्म, अर्थ, काम एंड मोक्ष, 4 कैटेगरी में डिवाइड किया था। तो अर्थ है बिकॉज प्रोफेशन इज डायरेक्टली कनेक्टेड विद द वेल्थ एक्चुअली। तो जो वेल्थ ग्रुप वाले हाउसेस हैं, और वेल्थ ग्रुप के हाउसेस होते हैं 2nd हाउस, 6th हाउस एंड द 10th हाउसेस। तो ये वेल्थ ग्रुप वाले हाउसेस हैं। 10th हाउस को तो हम देख ही रहे हैं, तो इसलिए 2nd और 6th हाउस को भी हम एग्जामिन करेंगे अगर हम किसी भी प्रोफेशन को एग्जामिन करने जा रहे हैं। और जो डिविजनल चार्ट है प्रोफेशन के लिए, उसको हम दशमांश चार्ट बोलते हैं, D10 चार्ट बोलते हैं, जो कि राशि का 10वां हिस्सा होता है, और एक दशमांश जो है वो 3 डिग्री का होता है। तो दशमांश चार्ट को हम एनालाइज करेंगे, और जो भी हमें इंडिकेशन मिलेंगे लग्न चार्ट से, उनको हम कंफर्म करने की कोशिश करेंगे विद द हेल्प ऑफ D10 चार्ट। और D10 चार्ट को कैसे हम डिटेल में एग्जामिन करते हैं, दैट आल्सो वी विल सी इन दिस क्लास। अब जहां तक प्लैनेट का सवाल है, जैसे मैंने कहा कि हमने प्लैनेट तो कह दिया कि कौन से प्लैनेट हैं और कौन से प्लैनेट एस्पेक्ट कर रहे हैं, लॉर्ड क्या है, बट उसमें से हम किसको सेलेक्ट करना है, विच इज द प्लैनेट विच विल हैव द मैक्सिमम इन्फ्लुएंस ऑन योर प्रोफेशन एक्चुअली। तो उसको हमें देखना है, क्योंकि कई सारे प्लैनेट होंगे वहां पर, कुछ एस्पेक्ट भी कर रहे होंगे, कुछ लॉर्ड भी होगा, तो उसमें से कौन सा ऐसा प्लैनेट होगा जिसका कि इन्फ्लुएंस हमारी प्रोफेशनल लाइफ पर सबसे ज्यादा होगा। तो उसमें हम 2 चीजें देखते हैं कि पहले हम 10th हाउस के लॉर्ड को देखते हैं, और जो 10th हाउस में प्लैनेट प्लेस्ड है या 10th हाउस को एस्पेक्ट कर रहे हैं, वो उनको हम देखेंगे। 3 चीजों को देखेंगे कि 10th हाउस में कौन से प्लैनेट प्लेस्ड हैं, 10th हाउस को कौन से प्लैनेट एस्पेक्ट कर रहे हैं, और 10th हाउस का लॉर्ड क्या है। और इनमें से कोई ना कोई प्लैनेट जो
होगा जिसका कि रोल हमारी प्रोफेशनल लाइफ के ऊपर सबसे ज्यादा होगा। तो कैसे हम उसको एग्जामिन करते हैं कि उसमें 3 सिचुएशन हो सकती हैं। पहला तो यह है कि 10th हाउस में कोई प्लैनेट भी नहीं है, ना ही कोई इसको देख रहा है। 10th हाउस में ना तो किसी प्लैनेट का प्लेसमेंट है और ना ही कोई प्लैनेट उसको एस्पेक्ट कर रहा है। तो हम क्या करते हैं उस केस में कि 10th हाउस के लॉर्ड को लेते हैं और जो नवांश चार्ट में 10th हाउस के लॉर्ड की पोजीशन है या नवांश में जो साइन है उसके हम लॉर्ड को देखते हैं। तो इन 2 प्लैनेट को देखेंगे। अगर 10th हाउस के ऊपर ना तो कोई प्लैनेट का प्लेसमेंट है, ना ही कोई प्लैनेट अगर उसको 10th हाउस को एस्पेक्ट कर रहा है, तो उसमें हमें सिर्फ 10th हाउस के लॉर्ड को कंसिडर करना है और जो नवांश है 10th हाउस का लॉर्ड का जो नवांश है उसके लॉर्ड को कंपेयर करना है। सेकंड सिचुएशन है कि एक ही प्लैनेट है जो 10th हाउस में या तो पॉजिटिव है या उसको एस्पेक्ट कर रहा है, देयर इज ओनली वन प्लैनेट। देन व्हाट वी डू कि हम उस प्लैनेट को कंसिडर करते हैं, 10th हाउस के लॉर्ड को कंसिडर करते हैं और जो लॉर्ड ऑफ नवांशा ऑक्युपाइड बाय 10th लॉर्ड उसको हम कंसिडर करेंगे। 3 चीजों को कंसिडर करेंगे, उस प्लैनेट को, 10th हाउस के लॉर्ड को और जो नवांश जो 10th हाउस लॉर्ड जिस नवांश में है उसके लॉर्ड को। और फिर अगर एक से ज्यादा प्लैनेट का या तो प्लेसमेंट है या एस्पेक्ट है ऑन द 10th हाउस, तो हम क्या करते हैं कि जो इनमें से जो प्लैनेट है जो वहां पर बैठे हुए हैं या जो एस्पेक्ट कर रहे हैं उसमें से जो भी स्ट्रॉन्गेस्ट प्लैनेट होता है उसको हम कंसिडर करते हैं और उसके बाद जो 10th हाउस का लॉर्ड है और फिर लॉर्ड ऑफ द 10th हाउस नवांशा ऑक्युपाइड बाय द लॉर्ड ऑफ 10th हाउस। तो इन तीनों सिचुएशन में जो भी स्ट्रॉन्गेस्ट प्लैनेट होता है, जैसे फर्स्ट केस में हमने देखा कि 10th हाउस का लॉर्ड एंड लॉर्ड ऑफ नवांशा ऑक्युपाइड बाय द 10th लॉर्ड, 2 प्लैनेट आए, दोनों में से जो भी स्ट्रॉन्गर है दैट विल डिसाइड द नेचर ऑफ प्रोफेशन। यहाँ पर सेकंड केस में एक प्लैनेट था, 10th हाउस का लॉर्ड था एंड लॉर्ड ऑफ नवांशा ऑक्युपाइड बाय द 10th लॉर्ड। तो इसमें से जो भी तीनों में से स्ट्रॉन्गेस्ट होगा दैट विल डिसाइड द नेचर ऑफ आवर प्रोफेशन। और यहाँ पर हमने जो प्लैनेट थे 10th हाउस में या उसको एस्पेक्ट कर रहे थे उसमें से हमने स्ट्रॉन्गेस्ट प्लैनेट ले लिया पहले ही, फिर 10th हाउस का लॉर्ड एंड लॉर्ड ऑफ द नवांशा ऑक्युपाइड बाय द 10th लॉर्ड। तो इन तीनों सिचुएशन में जो भी स्ट्रॉन्गेस्ट प्लैनेट होता है दैट डिसाइड्स द नेचर ऑफ योर प्रोफेशन। क्योंकि ये बहुत क्वेश्चन आएगा कि हमारा प्रोफेशन जो है किस प्लैनेट से गवर्न होगा, तो वो हम इस तरह से फाइंड आउट कर सकते हैं कि किस किस प्लैनेट के या किस प्लैनेट का रोल आपकी प्रोफेशनल लाइफ में सबसे इंपॉर्टेंट होगा। नाउ बिफोर वी गो अहेड विल जस्ट डिस्कस कि अगर 10th हाउस का लॉर्ड अगर डिफरेंट हाउसेस में होता है तो उसकी क्या पोजीशन होती है, अच्छा बुरा कैसा होता है। तो अगर 10th हाउस का लॉर्ड जब भी फर्स्ट या सेकंड हाउस में होता है, 10th हाउस का लॉर्ड जब भी फर्स्ट या सेकंड हाउस में होगा तो इट इज सपोज टू बी अ वेरी गुड पोजीशन और उसको हम सिंहासन योग कहते हैं कि जब भी 10th हाउस का लॉर्ड इज इन द फर्स्ट और द सेकंड हाउस, इट्स नोन एज ए सिंहासन योग। इट मींस यू गेट अ वेरी गुड स्टेटस इन द प्रोफेशन and these are supposed to be really good position of the lord of 10th house. लग्न का जहां तक सवाल है कि लग्न वैसे भी स्ट्रॉन्गेस्ट पोजीशन है, केंद्र भी है, त्रिकोण भी है, केंद्र का लॉर्ड लग्न में बैठ जाना इज अ वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग पोजीशन ऑफ द लॉर्ड ऑफ 10th हाउस। तो सिंहासन योग बन गया, इट मींस यू गेट अ वेरी गुड स्टेटस इन प्रोफेशनल लाइफ। आप सेल्फ मेड होते हैं, अपने एफर्ट से, अपने बल पर, अपनी काबिलियत के बल पर जो है यू गेट दैट स्टेटस। यू गेट सपोर्ट फ्रॉम अथॉरिटीज, यू गेट प्रोस्पेरिटी, फेम, यू आर क्रिएटिव, you do researches and you excel in the profession and even you excel in the business also. अब अगर second lord, 10th lord in the second house, 10th lord in the second house, इसका मतलब क्या होता है कि उल्टा हो गया। दिस इज we have to come here. The second 10th lord in the second house, what will happen? Uncle, one clarification. When Ji. we are
we are looking at the house, which house is the Lord placed in? We look at still the Lagna, or can we look at if the position changes in the Bhav Chalit? Should we नहीं, consider भाव that? चलित में नहीं देखते हम, भाव चलित में इस पर्पस के लिए नहीं देखते हैं, हम लग्न चार्ट को ही देखेंगे खाली। Oh, got it. Thank you. सिर्फ हम लग्न चार्ट को ही देखेंगे। और यहाँ पर हम बात कर रहे हैं कि 10th लॉर्ड अगर डिफरेंट हाउसेस में होता है तो हमारे जो प्रोफेशन की पोजीशन क्या होती है, और हम जो बात कर रहे हैं लग्न चार्ट की कर रहे हैं, ना कि भाव चलित की कर रहे हैं। तो 10th हाउस लॉर्ड इन द फर्स्ट हाउस, जैसे मैंने कहा कि ये सिंहासन योग है, सपोज टू बी रियली वंडरफुल पोजीशन, क्योंकि लग्न एक ऐसी ही पोजीशन है कि किसी भी हाउस का लॉर्ड जब लग्न में बैठ जाता है तो इट मेक्स दैट हाउस वेरी स्ट्रांग। तो यहाँ पर सिंहासन की बात की, स्टेटस की बात की, स्टेटस ऐसे व्यक्तियों को मिलता है, और क्योंकि अपनी मेहनत से, अपने एफर्ट से ऐसे लोग आगे बढ़ते हैं, एंड दिस इज द बेस्ट पोजीशन ऑफ द लॉर्ड ऑफ 10th हाउस। And the person is native is work alcoholic, he gets status, success, he has relation with the powerful people in the politics, or he has a lot of confidence, determination and perseverance, all those things that native has. और जब 10th हाउस का लॉर्ड 2nd हाउस में जाता है तो अपने से 5वीं पोजीशन हो गई। अगर आप काउंट करेंगे 2nd हाउस को, दिस इज 5th फ्रॉम द 10th हाउस। और 5th हाउस आप देखते हैं कि ये हमारा इंटेलिजेंस का है, क्रिएटिविटी का है, और एक प्रॉस्पेरिटी का हाउस है। लग्न के लिए जैसे 5th हाउस इज द हाउस ऑफ प्रॉस्पेरिटी, तो इसी तरह से जो 10th हाउस के लिए 2nd हाउस बिकम्स हाउस ऑफ प्रॉस्पेरिटी। और आप देखते हैं कि जो इसको भी हम सिंहासन योग ही बोलते हैं कि 10th हाउस का लॉर्ड या तो लग्न में हो या 2nd हाउस में हो, दोनों ही केसेस में सिंहासन योग बनता है। So naturally, इस cases में you are very fortunate, he is fortunate, he gets status and fame due to own efforts, unlimited power है, authority है। और ऐसे लोग क्या करते हैं कि generally अगर 10th का lord 2nd house में होता है तो either they get involved in the family business or they take over the family business। बहुत बार ऐसा होता है कि आप जो भी family business है उसको या तो आप उसमें involve हो जाते हैं या उसमें जो है आप उसको take over कर लेते हैं। And you excel in the financial management because 2nd house is the house of wealth also. Or 2nd house is very important house from profession point of view. आजकल हम जो भी बात करते हैं कि on this is a very important question being asked by everyone कि मुझे high salaried job मिलेगा या नहीं मिलेगा, मुझे high package मिलेगा या नहीं मिलेगा, या अगर मैं business कर रहा हूँ तो मुझे बहुत profit होगा या नहीं होगा। तो वो हम कैसे एग्जामिन करेंगे? उसके लिए 2nd हाउस बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट हाउस। और जब तक 2nd हाउस स्ट्रांग नहीं होगा किसी के हॉरोस्कोप में, इररिस्पेक्टिव ऑफ द नेटिव एक्चुअली, कि जब तक 2nd हाउस स्ट्रांग नहीं होता है, आप कितना भी क्वालिफिकेशन हो आपके पास, कितनी भी अच्छी जो भी स्किल हो, लेकिन आपको हाई सैलरीड या हाई पैकेज या बिजनेस में बहुत ज्यादा प्रॉफिट नहीं हो सकता। तो अगर आपको हाई पैकेज चाहिए या हाई सैलरीड जॉब चाहिए या बिजनेस में बहुत फायदा चाहिए, तो अनलेस एंड अंटिल 2nd हाउस इज स्ट्रांग यू कांट हैव ऑल दोस थिंग्स। तो ये आप 2nd हाउस को एग्जामिन करके बड़ी आसानी से आप बता सकते हैं कि ये आपको इस टाइप का जो हाई सैलरीड या हाई पैकेज या हाई प्रॉफिट होगा या नहीं होगा। और जिनका भी आप देखिए कि 2nd हाउस स्ट्रांग नहीं है या मैलेफिक प्लैनेट का एसोसिएशन है, तो इन स्पाइट ऑफ हैविंग वेरी गुड क्वालिफिकेशन they don't get very high salaried job actually। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये 2nd हाउस बहुत इंपॉर्टेंट हाउस बन जाता है। फिर 10th लॉर्ड इन द 3rd हाउस। 3rd हाउस हमारा देखिए दो चीजों का इंपॉर्टेंट है। 3rd हाउस से हम इनिशिएटिव देखते हैं आदमी के अंदर कि इनिशिएटिव कितना है। देन दिस इज हाउस ऑफ कम्युनिकेशन आल्सो, कम्युनिकेशन का भी ये बहुत इंपॉर्टेंट हाउस है। फिर आपके बाहुबल या हम कहें कि कॉन्फिडेंस है, एडवेंचर है, योर ओन एफर्ट्स हैं, उन सब का भी ये हाउस है। तो जब 10th का लॉर्ड 3rd हाउस में जाता है तो पर्सन हैज लॉट ऑफ इनिशिएटिव, is a very good communication skill, and his communication skill may be in both speaking and writing also। और 3rd हाउस से हम constant travel भी देखते हैं, short distance travel।
तो जब 10th हाउस का लॉर्ड 3rd हाउस में होगा तो जो उसका बिजनेस होगा या जॉब होगा उसमें कांस्टेंट ट्रैवल इज इन्वॉल्व बट नॉट लॉन्ग डिस्टेंस, शॉर्ट डिस्टेंस ट्रैवल इज इन्वॉल्व एंड दैट पर्सन वर्क्स वेरी हार्ड. बट ये जो हाउस है 3rd हाउस, दिस इज 6th फ्रॉम द 10th हाउस. वो भी हमें ध्यान रखना है कि जो छठा घर होता है वो हमारे एनिमीज का है, अपोनेंट्स का है. तो अगर 10th लॉर्ड 3rd हाउस में जाएगा तो नेचुरली द पर्सन हैज टू फेस लॉट ऑफ प्रॉब्लम विद द अपोनेंट्स आल्सो, या कॉम्पिटिटर से भी बहुत सारी उनको प्रॉब्लम भी होती है. इन स्पाइट ऑफ ऑल दिस गुड थिंग, बट क्योंकि 6th है तो इसलिए उसमें प्रॉब्लम भी अपने अपोनेंट या कॉम्पिटिटर के साथ काफी होती है. अगर 10th लॉर्ड इन द 4th हाउस, अगेन ए वंडरफुल पोजीशन. क्यों? क्योंकि जब 10th हाउस का लॉर्ड 4th हाउस में जाएगा तो इट विल हैव एन एस्पेक्ट ऑन द 10th हाउस. 10th हाउस को एस्पेक्ट करेगा और हम जानते हैं कि कब कोई भी प्लैनेट अपने साइन को एस्पेक्ट करता है तो इट मेक्स ए राजयोग कंसर्निंग दैट हाउस. तो प्रोफेशन से कनेक्टेड राजयोग तो अपने आप ही बन गया जब 10th हाउस का लॉर्ड 4th हाउस में गया. इसके बाद जब 4th हाउस है, इट आल्सो इंडिकेट्स द नॉलेज ऑफ मैनी सब्जेक्ट्स. ऐसे लोगों को बहुत कई सारे सब्जेक्ट्स की नॉलेज होती है. दे आर वर्सटाइल, दे हैव लॉट ऑफ विजडम, कंपैशन, and profession is very comfortable also because this is the house of your comforts also. So profession is very comfortable. 4th house से हम land वगैरह भी देखते हैं तो naturally profession may be connected with the agriculture or the real estate. 4th house से हम vehicle का भी सुख देखते हैं तो profession will be connected with the automobile also. और ये it's a good position, so you are successful, you have prosperity, you have respect from authorities. और 4th हाउस जो है वो पब्लिक का भी हाउस होता है. ये भी जब हम कुछ प्रोफेशन को एनालाइज करेंगे और जिन प्रोफेशन में पब्लिक का रोल बहुत इंपॉर्टेंट होता है, जैसे कि हम कहें पॉलिटिक्स में, unless you get the support of public you cannot be successful in politics. एक्टिंग है आपका, अगर आप एक्टिंग के फील्ड में जा रहे हैं तो unless you get the support of public you are useless. How good you do the acting, but कोई फायदा नहीं होगा जब तक पब्लिक का सपोर्ट नहीं होगा. तो कुछ प्रोफेशन में पब्लिक का सपोर्ट बहुत इंपॉर्टेंट होता है, तो उन प्रोफेशन के लिए 4th हाउस भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है. फिर अगर हम 5th हाउस की बात करें तो 5th हाउस तो हमारा है ही लक्ष्मी स्थान. दिस इज हाउस ऑफ प्रॉस्पेरिटी. तो एनी प्लैनेट गोइंग, एनी लॉर्ड ऑफ एनी हाउस गोइंग इन द 5th हाउस मींस लॉर्ड ऑफ प्रॉस्पेरिटी. और बहुत अच्छा राजयोग बनता है क्योंकि केंद्र का लॉर्ड त्रिकोण में जाता है. कभी भी केंद्र का लॉर्ड त्रिकोण में हो या त्रिकोण का लॉर्ड केंद्र में हो, in both the cases they make it very very powerful राजयोग. तो इसलिए जब 10th हाउस का लॉर्ड जब 5th हाउस में जाएगा तो it's a wonderful position, it's a very powerful राजयोग as far as your 10th house is concerned. और 5th हाउस से हम इंटेलिजेंस देखते हैं, हायर एजुकेशन देखते हैं, क्रिएटिविटी देखते हैं, and all these things are very important for profession. Higher education, naturally, it will have an impact on the professional life. Intelligence level, which is required for every profession. Creativity, without creativity, you can't grow in the profession. तो ये तीनों चीजें बहुत important हैं profession के point of view से. तो इसलिए 5th हाउस में जब 10th हाउस का लॉर्ड बैठता है तो it makes a very very strong position of 10th हाउस. और क्योंकि इंटेलिजेंस से रिलेटेड है तो पर्सन इज वेरी इंटेलिजेंट, स्टेट्समैन, स्कॉलर, प्रोफेसर, राइटर, एक्टर, आर्टिस्ट, ऑल कनेक्टेड विद ऑल क्रिएटिव एक्टिविटीज. और सबसे जो इम्पोर्टेंट है इसके बारे में कि 5th हाउस की अगर आप पोजीशन को देखें, दिस इज 8th फ्रॉम द 10th हाउस. 8th फ्रॉम द 10th हाउस. सो व्हाट डज इट मीन कि हम कहते हैं कि जो 8th हाउस किसका होता है? 8th हाउस, 8th हाउस इज द हाउस ऑफ लॉन्गेविटी. 8th हाउस इज द हाउस ऑफ लॉन्गेविटी. तो लॉन्गेविटी किसकी हुई यहाँ पर? प्रोफेशन की. प्रोफेशन की लॉन्गेविटी.
दिस इज द लॉन्गेविटी ऑफ द प्रोफेशन। मान लीजिए आप एक पर्टिकुलर प्रोफेशन में हैं, एक आप नौकरी कर रहे हैं या बिजनेस कर रहे हैं, तो उसकी लॉन्गेविटी का हाउस है, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट हाउस फ्रॉम प्रोफेशन पॉइंट ऑफ व्यू, कि लॉन्गेविटी है कि कब तक रहेगी वो नौकरी, कब तक रहेगा वो बिजनेस। और नॉर्मली हम देखते हैं कि जब 5th हाउस के ऊपर या 5th हाउस के कोई एडवर्स दशा आती है, तो अच्छा खासा आपका नौकरी चल रही है, अच्छा खासा आपका बिजनेस चल रहा है, सडनली बंद हो जाता है, नौकरी आपको निकाल दिया जाता है, कुछ ले ऑफ कर देते हैं या कुछ प्रॉब्लम हो जाती है, ऐसे ही बिजनेस भी एकदम से बंद हो जाता है। और जब 5th हाउस के ऊपर अच्छा कोई एस्पेक्ट हो, अच्छा ट्रांजिट हो, अच्छा कोई किसी प्लैनेट का इन्फ्लुएंस आ रहा हो, then you see कि you get wonderful opportunities in the profession। तो ये हाउस ऐसा है कि एक तो लॉन्गेविटी भी बताता है आपके प्रोफेशन की, और दूसरा इट आल्सो टेल्स यू अबाउट द अपॉर्चुनिटीज इन द प्रोफेशन। और नेचुरली जब एक नौकरी किसी की छूट जाती है या बिजनेस बंद हो जाता है, तो नेचुरली पीपल आर कंसर्न्ड कि हमें दूसरी नौकरी कब लगेगी, अब दूसरा बिजनेस कब शुरू होगा। तो उसके लिए हम 8th या 5th हाउस को ही देखेंगे। 5th हाउस ही बताएगा कि कब आपकी जो दूसरी अपॉर्चुनिटी आपको प्रोफेशनल लाइफ में कब मिलेगी। तो इसलिए उस पॉइंट ऑफ व्यू से जो 5th हाउस है प्रोफेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। और हमेशा हमें ध्यान रखना पड़ता है कि 5th हाउस के ऊपर कोई ऐसा कोई ट्रांजिट तो नहीं हो रहा, या ऐसी कोई एडवर्स दशा तो नहीं चल रही। और उस टाइम में हमें बहुत केयरफुल रहना पड़ता है प्रोफेशनल मैटर में, क्योंकि बैठे बैठाए देखा है कि नौकरी चली जाती है एकदम से, या बिजनेस ठप हो जाता है, बंद हो जाता है एक्चुअली में। तो वो सब 5th हाउस की वजह से होता है, क्योंकि ये 5th हाउस हमारा लॉन्गेविटी है ऑफ द प्रोफेशन। और जैसा मैंने कहा कि 10th का लॉर्ड 8th हाउस अपने से 8th पोजीशन में चला गया 5th हाउस में। So in spite of having all good thing of the 5th house, after all, this is the 8th position from the 10th house, and 8th position indicate lot of hurdles, lot of problems, lot of challenges in the profession. तो वही चीज यहाँ भी होती है कि आपकी ग्रोथ हो रही है, आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, आप इंटेलिजेंस का इन्वॉल्वमेंट कर रहे हैं, यू आर वेरी क्रिएटिव, everything is good, you are having lot of prosperity, but साथ में you have to face lot of challenges also in the life, in the professional life। तो क्योंकि अपनी जगह से वो 8th पोजीशन में चला गया। फिर 6th हाउस, हाँ सर अगर 10th लॉर्ड 8th हाउस में अगर चला गया, अभी आ रहे हैं उसके ऊपर, वी आर कमिंग टू दैट। अच्छा ओके ओके, उसी पर आएंगे। नाउ अनदर वेरी इंपॉर्टेंट हाउस 6th हाउस, कि 10th लॉर्ड इन द 6th हाउस, देन व्हाट विल हैपन। 6th हाउस हमने कहा कि ये उपाचय स्थान है, त्रिक हाउस है, त्रिसडाय हाउसेस है, बहुत बहुत खराब बातें कही, लेकिन प्रोफेशनल के लिए तो दिस इज द मोस्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट हाउस। क्योंकि पहली चीज तो यह है कि दिस इज 9th फ्रॉम द 10th हाउस। 9th फ्रॉम द 10th मीन्स कि योर फॉर्च्यून इन द प्रोफेशन। और जब तक हम जानते हैं कि जब तक फॉर्च्यून आपका नहीं, भाग्य साथ नहीं देगा प्रोफेशन में, आप कुछ नहीं मिलेगा आपको। आप कुछ भी हो, but unless and until you are fortunate or the fortune is with you in the profession, you are not going to get anything in the profession। आप कुछ भी हो, कैसी भी कैपेबल हो, क्या भी हो, लेकिन जब तक भाग्य का साथ नहीं होगा, जैसे हम नॉर्मल कोर्स में भी कहते हैं कि हम लोग बहुत मेहनत भी करते हैं, क्वालिफिकेशन भी कर लिया, लेकिन हमारा 9th हाउस वीक है, इसलिए उसका फल नहीं मिल पाता। तो वही 10th हाउस का भाग्य हो गया ये। तो 10th हाउस का भाग्य स्थान है, और बिना भाग्य की ब्लेसिंग के आप अपने प्रोफेशन में ग्रो नहीं कर सकते या अच्छा नहीं कर सकते। दूसरा है कि दिस इज 10th फ्रॉम द 9th हाउस। 10th फ्रॉम द 9th हाउस, 10th फ्रॉम द 9th हाउस इंडिकेट्स सक्सेस इन ऑल योर वेंचर्स। जो भी आप काम करते हैं उसमें आपको कितनी सक्सेस मिलती है। अब बहुत से लोग होते हैं कि जो भी रिसोर्सेज होते हैं, दे आर एबल टू डू द ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ दोज रिसोर्सेज एंड दे गेट फुल एफिशिएंसी, प्रोडक्टिविटी, या उनकी एफिशिएंसी प्रोडक्टिविटी बहुत ज्यादा होती है। कुछ लोग होते हैं कि उनका वेस्टेज बहुत होता है, जितने भी जो रिसोर्सेज होते हैं उनका ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन नहीं हो पाता। तो ये जो ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन की बात है, जो मैनेजमेंट प्रिंसिपल है हमारा, जो सारा दारोमदार उसके ऊपर डिपेंड करता है कि आप
मेहनत करते हैं तो उसका कितना फल मिलता है आपको, वो 6th हाउस बताएगा कि 6th हाउस अगर वेल प्लेस्ड है, इट मीन्स कि वॉट एवर यू डू यू विल गेट सक्सेस इन दैट। जो भी आपके रिसोर्सेस हैं उसका आप पूरा यूटिलाइजेशन कर पाते हैं और आपको उसमें सक्सेस मिलती है। तो दोनों एंगल से बहुत इंपॉर्टेंट हाउस बन जाता है। और जैसे कहते भी हैं कि कुछ लोग अगर मिट्टी को भी हाथ लगा देते हैं तो सोना बन जाता है। वो कैसे बनेगा? वो 6th हाउस की वजह से बनता है, ना कि किसी और हाउस की वजह से बनता है, क्योंकि यू गेट फुल सक्सेस इन ऑल योर वेंचर्स, यू एक्सेल इन द प्रोफेशन। तो इसीलिए 6th हाउस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट हाउस फ्रॉम प्रोफेशन पॉइंट ऑफ व्यू। और इसीलिए इसको we call it secondary house of profession also, कि secondary house of profession हम इसको बोलते हैं। और इसको हाउस ऑफ सर्विस भी बोलते हैं, कि जब 10th और 6th हाउस का आपस में रिलेशन होता है तो you are involved in a job, not in the business actually। तो हाउस ऑफ सर्विस भी कहा, सेकेंडरी हाउस ऑफ प्रोफेशन भी कहा, दिस इज द हाउस ऑफ फॉर्च्यून ऑफ द प्रोफेशन, दिस इज द हाउस ऑफ सक्सेस इन ऑल योर वेंचर्स आल्सो। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट हाउस है। और जब तक 6th हाउस स्ट्रांग नहीं होता या 10th हाउस का एसोसिएशन 6th हाउस के साथ नहीं होता है तो यू कैन नॉट एक्सपेक्ट टू गेट अ वेरी हाई स्टेटस इन द प्रोफेशन, वो नहीं मिलेगा आपको। और क्योंकि 6th हाउस हमारा सब डिसीज है, लिटिगेशन है, डेट्स हैं, लोन्स हैं, उससे कनेक्टेड है, तो इसलिए जो आपका जॉब होता है, पहले तो मैंने कहा कि हाउस ऑफ सर्विस है, तो सर्विस का जॉब होता है एंड इट्स रिलेटेड बेसिकली विद द हॉस्पिटल, प्रिजन, जुडिशियरी, सर्जन एटसेट्रा। और इसका मतलब ये हो गया कि आइदर यू गो इन द मेडिकल फील्ड, आइदर यू गो इन द लीगल फील्ड और यू गो इन द पुलिस आल्सो, उस टाइप का जॉब आपकी पॉसिबिलिटी होती है। और 6th हाउस तो है ही, इसे 3 kind of Trisdae house also, we can't forget that also। तो आपको एनिमी से, अपोनेंट से, बीमारियों से, उनसे भी बहुत प्रॉब्लम होती है। तो यहाँ पर एक जो 6th हाउस है, इसमें वी ट्राई टू सीक ए प्रॉपर बैलेंस, कि हम किसी को गेन करने के लिए हम कुछ कंप्रोमाइज करते हैं, वी सेक्रीफाइस समथिंग एक्चुअली, बट ऐसा ना हो कि 6th हाउस बहुत स्ट्रांग हो जाए। 6th हाउस अगर बहुत स्ट्रांग हो जाएगा तो नेचुरली जो प्रॉब्लम है बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगी, और जो गेन होना है वो तो कम हो जाएगा, प्रॉब्लम बढ़ जाएंगी आपकी बहुत ज्यादा जो। तो इसलिए 6th हाउस का जब हम देखेंगे कि we neither want it to be very strong not to weak also। वीक होगा तो प्रोफेशनल लाइफ एकदम से खराब हो जाती है, स्ट्रांग हो जाता है तो प्रॉब्लम लाइफ में बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। और 6th हाउस से हम बेसिकली क्रूएलिटी भी देखते हैं इन द नेटिव, तो नेटिव में बिकम वेरी क्रूअल आल्सो, जस्ट गेट्स मैड एक्चुअली। अगर कुछ प्रॉब्लम हो जाती है तो वो मैडनेस में कुछ भी कर सकता है। तो इसलिए हम 6th हाउस को बहुत स्ट्रॉन्ग नहीं चाहते, बट क्योंकि हमें प्रोफेशन का भाग्य है, प्रोफेशनल लाइफ में हम कुछ प्राप्त नहीं कर पाते हैं, तो इसलिए भी कंप्रोमाइज ऑन सर्टेन थिंग्स एक्चुअली। तो उसको ध्यान में रखते हुए हम 6th हाउस को फिर देखते हैं। Then 10th lord in the 7th house। 7th हाउस को हमने हाउस ऑफ बिजनेस कहा। जैसे हम लोगों ने जब सिग्निफिकेशंस देखे थे फॉर ईच हाउस, तो वी सेड दैट 7th हाउस इज द अदर पर्सन देन द फैमिली मेंबर्स, अदर देन द फैमिली मेंबर्स जिसके आप कांटेक्ट में आते हैं, जिससे आप डील करते हैं, वो 7th हाउस से हम देखते हैं। तो इसीलिए आपका जो स्पाउस होता है वो भी 7th हाउस हो जाता है। जो भी बिजनेस पार्टनर हैं, जो भी आपके, मान लीजिए आप गेम भी खेल रहे हैं तो पीपल ऑन द अपोजिट साइड, या जो भी आपकी डीलिंग होता है आपकी लाइफ में, वो हम सब 7th हाउस से उन लोगों को देखते हैं। तो 7th हाउस इंडिकेट्स बिजनेस, जॉइंट वेंचर्स, डिप्लोमेट्स, potential to engage others, partners, travel abroad, professional fame, and that surpasses all expectations। क्यों? पहली चीज तो ये है कि 10th का लॉर्ड केंद्र में ही चला गया, तो इट्स ए गुड पोजीशन। और दूसरा हम लोगों ने देखा था कि जो प्रिंसिपल है एस्ट्रोलॉजी के, कि भवति भवम, भवति भवम का मतलब ये होता है कि जिस हाउस से आप कोई चीज देख रहे हैं, जैसे हम 10th हाउस से प्रोफेशन को एग्जामिन कर रहे हैं, तो वी हैव टू सी 10th फ्रॉम द 10th आल्सो,
and 10th from the 10th is the 7th house. So in any case, you have to examine the 7th house also from the profession point of view. किसी भी हाउस को, जैसे हम मान लो जो कि बच्चों का अगर प्रोजेनी का 5th हाउस हम देख रहे हैं, तो वी हैव टू सी द 5th फ्रॉम द 5th हाउस आल्सो, दैट इज द 9th हाउस. वेल्थ अगर हम 2nd हाउस से देख रहे हैं, तो 2nd फ्रॉम 2nd, दैट इज द 3rd हाउस आल्सो बिकम्स इंपॉर्टेंट फ्रॉम वेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू. तो ये प्रिंसिपल है भवति भवम का कि जिस हाउस से हम कुछ भी एग्जामिन करते हैं, उससे आगे उतनी ही पोजीशन को भी देखना है हमें, और उसको भी अकाउंट फॉर करके ही हमें प्रिडिक्शन करने हैं. तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से आप देखेंगे कि जो 7th हाउस है, बिकॉज दिस इज 10th फ्रॉम द 10th हाउस, तो इट बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम प्रोफेशन पॉइंट ऑफ व्यू. बट जैसे कहा कि 6th हाउस सर्विस का है, ऐसे ही 7th हाउस आपका बिजनेस का हाउस है. तो अगर जब भी 10th हाउस का एसोसिएशन 7th हाउस के साथ होता है, तो हम कहते हैं कि द नेटिव गेट्स इन्वॉल्व इन द बिजनेस. और अगर जब 10th हाउस का एसोसिएशन 6th हाउस के साथ होता है, तो हम कहते हैं कि मोर लाइकली टू गेट इन्वॉल्व इन द सर्विस. और वैसे भी कुछ लोग पूछते हैं कि इसके लिए बिजनेस अच्छा होगा या सर्विस अच्छा होगा. तो अगर 7th हाउस इज स्ट्रॉन्गर देन द 6th हाउस, if 7th house is stronger than the 6th house, then definitely the business will be better. You get more success in the business. और अगर 6th house stronger है, तो definitely business आपके लिए अच्छा नहीं होगा. Better you get involved in the service. और वैसे भी आप देखिए कि नॉर्मल कोर्स में कि मान लीजिए कोई आप ऑलरेडी सर्विस में है, लेट अस से, और बहुत से लोग देखते हैं कि एक पर्टिकुलर दशा ऑपरेट होती है या कोई पर्टिकुलर ट्रांजिट होता है प्लैनेट का, तो उस दशा में उनका कुछ इंक्लिनेशन होता है टुवर्ड बिजनेस, कि वो सर्विस के साथ साथ बिजनेस भी शुरू कर देते हैं. फाइन इन मैनी केसेस एक्चुअली. क्योंकि क्या होता है कि 7th हाउस इज नॉट वीक, 7th हाउस इज मे बी इक्वली गुड और इवन बेटर आल्सो, बट समहाउ दे गेट इन्वॉल्वड इन द सर्विस. तो जब भी 7th हाउस के लॉर्ड की या 7th हाउस से कनेक्टेड कोई दशा ट्रांजिट ऐसा ऑपरेट होता है, तो उस टाइम देखते हैं कि वो व्यक्ति जो है, he has an inclination or she has an inclination toward doing some business, तो वो बिजनेस शुरू कर देते हैं उस टाइम में जो है. तो जैसे ही 7th हाउस से कनेक्टेड कोई दशा या ट्रांजिट होगा, तो उस पीरियड में जो नेटिव है वो बिजनेस में की तरफ इंक्लाइंड हो जाता है और बिजनेस भी साथ में करना शुरू कर देता है. इसमें सर एक क्वेश्चन पूछना था जी सर. अगर 7th हाउस में लॉर्ड ऑफ 10th हाउस के साथ अगर केतु भी इन्वॉल्व है, देन हाउ विल दिस पोजीशन बी लाइक? Why are you so afraid of केतु? I don't know. सर हमारे भी केतु से क्या होगा? You have to understand the nature of the planet. Ketu is a basically neutral planet. Ketu is not harming you unless and until it is involved with some other malefic also. अगर केतु अकेला है तो ठीक है, इसे स्पिरिचुअल प्लैनेट, एक स्पिरिचुअल इंक्लिनेशन हो सकता है, बट नॉट डैमेजिंग लाइक राहु. ओके. राहु तो एक कंफ्यूजन पैदा करता है, लेकिन सर उस पे राहु की एस्पेक्ट तो आ जाएगी ना अगर केतु के संग बैठा है तो. एस्पेक्ट कंसीडर नहीं करते राहु केतु का एस्पेक्ट, वो तो ऑटोमेटिकली होता ही है. ओके. तो हम दोनों को कंसीडर नहीं करेंगे, केतु का भी एस्पेक्ट है, राहु का भी एस्पेक्ट है, वो तो होगा ही. ओके ओके. सर राहु क्या पॉलिटिकल करियर देता है अगर राहु उच्च का है या अच्छी पोजीशन पे है तो? हाँ, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और हम लोग आगे करेंगे भी कि जब राहु का इन्वॉल्वमेंट लग्न के साथ होता है, राहु का इन्वॉल्वमेंट विद द लग्न, तो देन यू हैव एन एप्टीट्यूड टुवर्ड्स पॉलिटिक्स. पॉलिटिक्स की तरफ आपका एप्टीट्यूड होता है शुरू से ही. और जब राहु का इन्वॉल्वमेंट 10th हाउस के साथ हो जाता है, देन यू गेट सक्सेस इन पॉलिटिक्स. दो अलग अलग चीजें हैं कि अगर राहु का इन्वॉल्वमेंट लग्न के साथ है, यू हैव एन एप्टीट्यूड टुवर्ड्स पॉलिटिक्स, और अगर राहु का एसोसिएशन 10th हाउस के साथ है, देन यू गेट सक्सेस इन पॉलिटिक्स. जैसे कोई एक मैं हॉरोस्कोप दिखाता हूं आपको. देखिए इसमें राहु की क्या पोजीशन है.
then the 5th house. नहीं, how it is associated with the Lagna and the 10th house? Is it associated with the Lagna and 10th house? Yes sir, एक पे 5th aspect है, नहीं एक पे 10th 7th Rahu is aspect Lagna. हाँ, very good. 9th Rahu is aspecting Lagna and Lagna Lord. Lagna Lord both. Yes. So person has an aptitude for politics. Yes. And now we have to see whether he or she will get the success in politics or not. So Rahu should have an association with the 10th house also. तो यहाँ 10th house के साथ कैसे association है? 10th के लॉर्ड को भी एस्पेक्ट कर रहा है। इसके लॉर्ड को भी 10th house के लॉर्ड को एस्पेक्ट कर रहा है। वेरी गुड। तो इट मींस इट इज हैविंग एन एस्पेक्ट ऑन द 10th लॉर्ड आल्सो। 10th हाउस के साथ एसोसिएशन हो गया तो नेचुरली पॉलिटिक्स में आपको सक्सेस मिलेगी। राहु प्लेज वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन पॉलिटिक्स। हम लोग अभी डिस्कस करेंगे एक एक प्रोफेशन को, बट क्योंकि एक क्वेश्चन पूछा है राजेश जी ने तो इसलिए जस्ट फॉर इंफॉर्मेशन कि राहु प्लेज वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन द पॉलिटिक्स। अब हम 8th हाउस की बात करते हैं कि 10th लॉर्ड इन द 8th हाउस। अभी आप लोग पूछ रहे थे, बट अगेन इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट पोजीशन। हम नॉर्मल केस में कहते हैं कि किसी भी हाउस का लॉर्ड अगर त्रिक स्थान में चला जाता है तो वो दुर्योग बनाता है कंसर्निंग दैट हाउस। इट्स नॉट गुड फॉर दैट हाउस। तो दुर्योग बना, दुर्योग बनने से मतलब क्या हुआ कि आपको बहुत लाइफ में चैलेंजेस होंगे, प्रोफेशनल लाइफ में स्टेबिलिटी नहीं आएगी, आपको प्रोफेशनल लाइफ में स्टेबिलिटी नहीं आती। ये हमारे मॉरल का भी हाउस है 8th हाउस। और जैसे कहा इसमें कि उस व्यक्ति के हाई प्रिंसिपल्स होते हैं बिकॉज दिस इज हाउस ऑफ मोरालिटी आल्सो। दिस इज द हाउस कनेक्टेड विद द ऑकल्ट सब्जेक्ट आल्सो, तो यू मे गेट इन्वॉल्वड इन सम ऑकल्ट सब्जेक्ट आल्सो। दिस इज हाउस कंसर्निंग विद द मिस्ट्री, तो उसके लिए भी मतलब यू मे गेट सम जॉब लाइक IB, CID, CBI एंड ऑल दोस थिंग्स एक्चुअली, तो उससे भी कनेक्टेड हो जाता है। बट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज क्या है इस हाउस के बारे में कि दिस इज 11th फ्रॉम द 10th हाउस। This is 11th from the 10th house. So what does it mean? House of gains. Gains in profession. Gains in the profession. और जब तक प्रोफेशनल में गेन्स नहीं होंगे तो यू कैन नॉट थिंक ऑफ अचीविंग द टॉप पोजीशन और ए गुड स्टेटस। 6th हाउस तो भाग्य हो गया। मान लीजिए कि 6th हाउस का बहुत ज्यादा एसोसिएशन है तो यू गेट some good job. Suppose you get selected in the civil services, तो भाग्य की वजह से आपको सिविल सर्विस मिल गई। अब मिलने के बाद now role of 8th house. 8th house will indicate the gains in that profession whatever you are having. और मान लीजिए कि 8th house खराब है तो इसका मतलब सिलेक्शन तो आपको हो गया, you are getting a very good post because of the fortune, but उसमें गेन नहीं होंगे। Many people may supersede you. You may not get the top position. And you will have lot of problem in that field actually. तो अगर आपको प्रमोशन टाइमली मिलने हैं या आप दूसरे लोगों को सुपरसीड करते हैं तो जरूरी है कि 8th हाउस अच्छा हो और 10th हाउस का इन्वॉल्वमेंट भी हो 8th हाउस के साथ। और जितने भी जो लोगों को हाई स्टेटस मिलता है इन स्पाइट ऑफ 8th हाउस बीइंग द वर्स्ट हाउस, बट फ्रॉम प्रोफेशन पॉइंट ऑफ व्यू इट बिकम्स अ वेरी इंपॉर्टेंट हाउस। अगर आपको प्रोफेशनल लाइफ में हाई स्टेटस पर पहुंचना है तो पहली चीज कि 8th हाउस अच्छा होना चाहिए और सेकेंडली 10th हाउस शुड हैव एसोसिएशन विद द 8th हाउस आल्सो। बिना उसके भी आपको प्रोफेशनल लाइफ में बहुत अच्छा स्टेटस नहीं मिलेगा। तो ये जो 6th और 8th हाउसेस हैं, पर्टिकुलरली 5th, 6th एंड 8th हाउसेस, पांचवा घर भी। हाँ सर 8th हाउस में साथ में मरकरी और सैटर्न भी बैठा हो तो उससे नेगेटिव रिजल्ट होगा। मरकरी सैटर्न से क्या मतलब हुआ? प्लेस्ड है मरकरी और सैटर्न। नहीं, प्लेस्ड होने से सैटर्न इज द सिग्निफिकेटर ऑफ दैट हाउस, मरकरी इज अ बेनिफिक प्लैनेट। तो ऐसा तो कुछ नहीं है, कोई खराब तो नहीं, अच्छा ही है नॉर्मल केस में, बट अनलेस एंड अनटिल यू सी द हॉरोस्कोप इन टोटलिटी कि किसका लॉर्ड है, क्या है और क्या एस्पेक्ट है, जब तक आप कुछ नहीं कह पाएंगे। बट जस्ट कि मरकरी सैटर्न है तो इट्स नॉट अ बैड पोजीशन एक्चुअली।
सर अगर सैटर्न कभी भी 8th हाउस में बैठेगा तो वो हमेशा 10वें घर को देखेगा ही देखेगा। बिल्कुल। तो उसमें ज्यादा अच्छा इम्पैक्ट हो गया क्योंकि सिग्निफिकेंट भी है वो और मेहनत भी करवाएगा। और देखिए 8th हाउस का सीधा एसोसिएशन भी हो गया विद द 10th हाउस। यस यस। बहुत हॉरोस्कोप में ऐसे ही मिलेगा आपको, जो भी लोग हायर पोजीशन में पहुंचे हैं, इन मैनी केसेस या तो सैटर्न लग्न में होगा या फिर 8th हाउस में होता है। अच्छा, ये भी चीज है सर। हाँ, बहुत केसेस में है। अब लॉट ऑफ हॉरोस्कोप्स की जिसमें आप देखेंगे कि 8th हाउस में सैटर्न का प्लेसमेंट है एंड दे आर इन अ वेरी टॉप पोजीशन। थैंक यू सर। तो इसलिए प्रोफेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से आप हमेशा ध्यान रखिए कि 3 हाउसेस दे प्ले वेरी इंपॉर्टेंट रोल, 5th हाउस, 6th हाउस और 8th house. An important role, I'm not saying from other point of view, this is only from growth in the profession, or you can say the new opportunities in the profession. उसके लिए तीनों houses जो है बहुत important house हो जाते हैं। फिर बात करेंगे 10th lord in the 9th house, केंद्र का लॉर्ड त्रिकोण में है, तो अगेन इट्स वेरी पावरफुल राजयोग कंसर्निंग प्रोफेशन। जब भी 10th हाउस का लॉर्ड 9th हाउस में जाता है या 9th हाउस का लॉर्ड 10th हाउस में जाता है, तो इट मेक्स अ वेरी पावरफुल राजयोग कंसर्निंग प्रोफेशन। और जैसा हम जानते हैं कि 9th और 10th का जब आपस में एसोसिएशन हो जाता है तो इट मेक्स धर्म कर्माधिपति योग, which is the yoga of the highest order as far as profession is concerned. So 10th का lord in the 9th house is really a very powerful position of the lord of 10th house. Sir, but will this qualify to be a धर्म कर्माधिपति योग? जो नहीं, धर्म कर्माधिपति जब बनेगा दोनों का आपस में एसोसिएशन हो, एक से नहीं होगा, बट इसी से गुड पोजीशन, बट नॉट एग्जैक्टली धर्म कर्माधिपति योग। ओके सर। या तो 9th हाउस का 10th हाउस का लॉर्ड जब 9th हाउस में जाता है तो you get top position and particularly in the government। और 9th हाउस हमारा स्पिरिचुअल एंड रिलीजन का भी हाउस होता है, तो ये में भी स्पिरिचुअल स्टॉलवर्ड, बैंकर हो सकता है, मेडिकल, फिलोसॉफिकल या हेरिडिटरी प्रोफेशन में भी हो सकते हैं, क्योंकि ये 9th हाउस आपका फादर भी है। ट्रेडिशनल एजुकेशन या यू गेट सपोर्ट ऑफ फादर आल्सो। तो ये 10th का लॉर्ड इन द 9th हाउस इज ऑलवेज सपोज्ड टू बी गुड पोजीशन, क्योंकि केंद्र का लॉर्ड त्रिकोण हाउस में बैठना इज ए गुड पोजीशन। देन 10th लॉर्ड इन द 10th हाउस, तो ये तो है ही है कि अपना लॉर्ड अगर किसी भी साइन में बैठा हुआ है, वो किसी भी हाउस में, तो इट्स वेरी गुड पोजीशन ऑफ दैट हाउस। तो ये कहा कि दिस इज वन ऑफ द बेस्ट पोजीशन, यू गेट एवरीथिंग इन द लाइफ, रेस्पेक्ट, ऑनर, फेम, एमिनेंस, स्टेबिलिटी। वो बना दो, गरारे का पानी दे दो और फिर उसके ऊपर you execute large projects, you're good team leaders, immense political power. I think lot of noise is coming, so kindly mute your audio. Someone I think. So you get top position in the government. This is supposed to be a good position if lord of 10th house is placed in the 10th house. Then lord of 10th in the 11th. 11th is second from the 10th house. Second house is the house of wealth also. तो इसलिए प्रोफेशन के लिए वेल्थ हाउस हो गया। So you get immense wealth, you're fortunate, you provide employment to others. ये different professions में आप involved हो सकते हैं, you get success, respect and good opportunities also. लेकिन जब 10th का लॉर्ड 12th हाउस में जाता है तो 12th हाउस is the house of loss। और ये जो 12th हाउस है, this is also the house of foreign land also। आपका सेटलमेंट अब्रॉड के लिए हम 12th हाउस ही देखते हैं। तो जब 10th का लॉर्ड 12th हाउस में जाएगा तो one thing is definite कि you may have income from abroad, you may settle abroad also in case 4th house is also afflicted। और abroad settlement के लिए जरूरी है कि आपको घर का सुख ना मिले, मतलब 4th हाउस afflict होना ही चाहिए। और अगर उसके बाद अगर 10th का 12th के साथ एसोसिएशन हो जाता है तो फॉरेन सेटलमेंट इंडिकेट करता है। बट ये हाउस ऑफ लॉसेस है, तो इट लीड्स टू एक्स्ट्रावेगेंस, इनस्टेबिलिटी, unscrupulous business affairs also, and such people should be cautious while dealing with the government because they always have problem with the government when 10th lord is in the 12th house। सर एक क्वेश्चन था कि 10th हाउस में 2 प्लैनेट बैठे हैं,
एक तो 10th हाउस में ही का ही लॉर्ड है और एक 12th का, 7th और 12th का लॉर्ड है, तो उसे कैसे प्रेडिक्ट करेंगे? तो दोनों मिक्स रिजल्ट होंगे आपके कि 10th का लॉर्ड 10th में बैठा हुआ, आपको बहुत अच्छा स्टेटस दिया उसने जी, उसके बाद भी आपकी बर्बादी हो रही है पैसे की. You are using unscrupulous means also. Government is creating lot of problem to you. तो दोनों चीजें हो गई, आप अच्छी पोजीशन में भी हैं और उसके बाद आप अगर बर्बादी हो रही है तो चलो टॉलरेट आप कर लेंगे, लेकिन अगर 10th का लॉट 10th में नहीं होगा तो इनकम तो है नहीं और पैसा बर्बाद हो रहा है, तो वो नुकसानदायक है. सर अगर जैसे अभी आपने एक चीज और कहा कि 12th से आप अब्रॉड सेटलमेंट देखते हैं, उसमें 4th हाउस खराब होना चाहिए, लेकिन अगर 4th में एफ्लिक्टेड होना चाहिए, जब भी आपको घर का सुख नहीं मिलेगा. हाँ सर, 4th में जुपिटर है और वो 10th को भी एस्पेक्ट कर रहा है, तो तब भी क्या हम कह सकते हैं कि उनका फॉरेन सेटलमेंट होगा? नहीं, कोई रिलेशन नहीं है इसका. अगर जुपिटर 10th को एस्पेक्ट कर रहा है 4th में बैठ के. 10th house is not the house of settlement abroad. This is not the house of long journey. तो ये तो अच्छा हो गया, फिर आप घर से बाहर जाएंगे ही नहीं. ओके सर. सर अगर जुपिटर 12th हाउस में है, वो चांसेस हैं अब्रॉड सेटलमेंट के? जुपिटर इज इन द 12th. रिलेशन होना चाहिए ना उसका, 10th हाउस से हो, 9th हाउस से हो, 4th हाउस से हो, किसी से रिलेशन भी तो होना चाहिए ना. ओके सर, ओके. चलिए अभी यहीं रुकते हैं, और अभी बहुत सारी चीजें डिस्कस करनी है प्रोफेशन की, बट इन केस यू हैव एनी क्वेश्चन. हाय पावलन, हाय कविता. Any question on what we have done actually? सर मैं एक आपको डेट ऑफ बर्थ और टाइम दूं, थोड़ा सा उसमें मुझे कुछ पूछना है. एक मिनट. ओके, बताइए. 23 जुलाई 1973. 1973. ओके. नेक्स्ट वीक में अपडेट हो गया है ना वो. सर पीछे से बड़ी आवाज, पीछे से बहुत आवाज आ रही है सर. आवाज किसकी आ रही है? सर कोई कहीं और बात कर रहे हैं. कहीं और तो वो गोपाल कंसीडर कर लेगा, वो तो वैसे भी सारा रिपोर्ट निकालता है, जो भी पहले का भी है तब भी ना. काइंडली म्यूट योर ऑडियो, काफी डिस्टरबेंस आ रहा है. अब शायद नेहा जी नहीं, का है। चंदन एक्चुअली चंदन का जो रिपोर्ट है ना वो आई थिंक डे बिफोर यस्टरडे तक का है. नेहा जी आपके उसको में आ रहा है क्या? अगर ये कल अपडेट हुआ है तो डेफिनेटली नेहा चंदन की जैन नहीं, क्यों and it नहीं आ doesn't रहा है matter इधर? because finally Neha has gone somewhere, I think. तो म्यूट कर दीजिए. म्यूट कर सकते हैं क्या? एक मिनट. पता नहीं सर, सिंगल म्यूट होगा या ऑल ही म्यूट आई हो थिंक गया. हो गया सर. सारे म्यूट हो जाते हैं. हो गया आई थिंक सर म्यूट. चलिए हो गया मेरे ख्याल में. सर 4 o'clock AM. 23rd July 73, 4 AM ना? प्लेस गाजियाबाद. ये है. यस सर. बताइए. सर इनका जैसे अभी आप बता रहे थे कि 6 जो 10th हाउस का लॉर्ड है, अगर 6 में बैठा है तो आप जॉब के लिए कहेंगे. लेकिन इनका जो 10th हाउस का लॉर्ड है वो 8th में भी बैठा है. तो अच्छा हो गया जैसे ना कि 8 से कनेक्शन हो गया, इसका मतलब गेन्स इन द प्रोफेशन. लेकिन सर हर्डल्स रहेंगे. नहीं देखिए, जो भी आप हाई पोजीशन में जाते हैं, कहीं ऐसा नहीं होता कि आप बिल्कुल स्मूथली चले जाते हैं. यू हैव टू फेस लॉट ऑफ चैलेंजेस. वो तो एक वैसे भी नॉर्मल केस है.
कि कहीं भी आपको बहुत ज्यादा जाना है तो चैलेंज फेस करके आदमी आगे बढ़ता है, वैसे नहीं बढ़ता। तो अगर 8th हाउस के साथ मैं कह ही रहा हूँ कि प्रॉब्लम भी आएंगी, लेकिन बिना उसके आप आगे भी नहीं बढ़ सकते। प्रॉब्लम तो आएंगी, जितना आप हाई पोजीशन में जाते हैं उतनी ज्यादा प्रॉब्लम को फेस करना पड़ता है, उतनी ज्यादा चैलेंजेस आप फेस करते हैं। हाँ, तो मतलब सर, मतलब जॉब और बिजनेस दोनों साथ साथ चलने की मतलब बेटर पोजीशन है ना? हाँ, क्योंकि हाँ। दोनों इक्वल आ रहे हैं, क्योंकि वो जो मार्स वहां बैठा है वो गेन हाउस का भी लॉर्ड है और उसमें मून बैठा है। It's a good position, not a bad position actually. It's a good position out. जैसे सर मार्स में, इसमें डिग्री मार्स की बहुत ज्यादा है, तो उसका कुछ कहेंगे? या जुपिटर जो है वो डेविएटेड है, लेकिन वो 10 डिग्री से ऊपर है, तो डेविएशन क्या यहाँ खत्म हो स्ट्रेंथ गया है? देखिए जरा आप, जी, मार्स इज द स्ट्रॉन्गेस्ट प्लैनेट। यस सर। वीक नहीं है, क्योंकि अपने साइन ये अच्छा नहीं देख नहीं रहा, यहाँ मार्स इज द स्ट्रॉन्गेस्ट प्लैनेट, 1 नंबर पर है। एंड रादर इट्स अ वेरी स्ट्रॉन्ग प्लैनेट। इसकी स्ट्रेंथ देखेंगे तो 8.9 है, वेरी स्ट्रॉन्ग प्लैनेट। सर एक्चुअली चलित में ये 11th हाउस में चला जाएगा ना, इसलिए स्ट्रॉन्ग आ रहा होगा ये। हाँ सर, लेकिन जैसे इसकी जो भी है, डिग्री इज ओनली वन एस्पेक्ट। अब बहुत सारी चीजों से देखते हैं उसको, तो प्लेसमेंट है, 10th हाउस में प्लेस्ड है, और कुछ जो भी होगा मतलब देखेंगे तो इसका डिस्पोजिटर अच्छी जगह पर है, तो ये सब चीजें मिला के यहाँ पर स्ट्रॉन्गेस्ट पोजीशन ऑफ दिस प्लैनेट, जो हम वीक समझ रहे हैं, वीक नहीं है, ये तो बहुत स्ट्रॉन्ग प्लैनेट है। सर, तो मुझे एक चीज और पूछनी थी कि जुपिटर जो है वो रेट्रोगेट भी है और डेविएटेड भी है, लेकिन अभी पढ़ रहे थे कि डेविएशन जो है वो 10 डिग्री तक रहता है जुपिटर का, और इनका जो जुपिटर है वो 14 डिग्री के आसपास है। तो क्या इसमें माना जाएगा कि मतलब ये डेविएटेड नहीं है? मतलब डेबिलिटेशन से हट गया, इट्स नॉट एग्जैक्टली इन द डेबिलिटेशन पोजीशन। जो आपकी डिग्री है डेबिलिटेशन की, उससे बाहर चला गया। ओके सर। और रेट्रोगेशन में रिजल्ट बेटर की उम्मीद प्रेडिक्ट कर सकते हैं? हाँ, रेट्रोगेशन में तो रिजल्ट अच्छा और स्कोप है। देखिए 9th हाउस का लॉर्ड लग्न में बैठा हुआ है, इट्स अ वेरी स्ट्रांग पोजीशन। यस सर। और इसको भी देख रहा है, 2nd हाउस को भी देख रहा है, और सर 10th को भी देख रहा है। क्या सैटर्न? नहीं, 10th को कौन देख रहा है? सैटर्न, हाँ वो तो देख ही रहा है। तो 9th हाउस का लॉर्ड इसको देख रहा है, बट इसको लग्न नहीं देख रहा। तो ठीक है, मतलब नॉट अ बैड पोजीशन, इट्स अ गुड पोजीशन। चलिए, ओके, थैंक यू सर। एनीथिंग एल्स? क्वेश्चन था? हाँ जी सर, एक क्वेश्चन था। हाँ, पूछो। एक्चुअली कोई आता है, अगर ये बोलता है कि मेरा बिजनेस ठीक नहीं चल रहा है, हर्डल्स आ रही हैं, लॉसेस हो रही हैं, तो क्या बेसिकली हमें उस टाइम देखना है सर? देखना आपको भी प्रॉब्लम किस वजह से है। ओके। जैसे मान लीजिए कोई दशा ही ऑपरेट हो रही है, दशा ही ठीक नहीं है, एक रीजन तो वो हो सकता है। दूसरा, ट्रांजिट ठीक नहीं है और किसी प्लैनेट की ट्रांजिट की वजह से खराब हो सकता है, दूसरा रीजन वो हो सकता है। 3rd हाउस या फिर 5th हाउस, जैसे हमने अभी डिस्कस किया, 5th हाउस इज क्रिएटिंग प्रॉब्लम। 5th हाउस के ऊपर कोई ट्रांजिट वगैरह खराब चल रहा है तो उसकी वजह से भी प्रॉब्लम आ सकती है। तो ये हमें पता लगाना पड़ेगा कि कौन सा प्लैनेट है जिसकी वजह से प्रॉब्लम आ रही है। सर, अभी हम ना ये चीज प्रेडिक्ट नहीं कर पाते हैं, जैसे कोई पूछता है कि हमारी जॉब कब तक लगेगी, कैसे लगेगी। वही मैं कह रहा हूँ कि 5th हाउस उसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट हाउस है। जी जी। आपको 5th हाउस को देखना है कि 5th हाउस के ऊपर कब ट्रांजिट वगैरह या कोई दशा वगैरह कब ऑपरेट होगी उसकी फेवरेबल। और जब 5th हाउस का, क्योंकि इम्पोर्टेंट रोल है इस न्यू अपॉर्चुनिटीज के लिए, तो जैसे ही 5th हाउस के ऊपर कोई अच्छा ट्रांजिट होगा या अच्छी कोई दशा शुरू होगी, आपकी नौकरी लग जाएगी। ओके सर। क्रिकेटर और जी, जस्ट अ क्वेश्चन, किसी की ascendant is 11, so Aquarius राशि, and Mars and Rahu in Lagna, and 10th house, 10th house lord is also Mars. So I'm trying to interpret in this case कि there's an association of 10th house with Lagna.
10th house lord is in 10th lord is placed in the lagna. तो naturally अभी जैसे हमने कहा कि this is one of the best position. सिंहासन योग. Yeah, it's a very सिंहासन योग भी है और वैसे भी लग्न में जाना 10th house का is a very strong position actually. पर अब राहु का कॉम्बिनेशन आ गया लग्न में. अब राहु का आपको देखना पड़ेगा कि कितना डिस्टेंस है उसका. अच्छा. और राहु भी मार्स के रिजल्ट ही देगा इस केस में, क्योंकि मंगल के साथ ही बैठा हुआ है. हाँ. तो मंगल के रिजल्ट होंगे. मंगल इज द 10th हाउस लॉर्ड, तो अच्छे रिजल्ट होंगे, खराब तो नहीं होंगे. फिर अब ये पॉलिटिक्स का भी एसोसिएशन हो सकता है? नहीं, 10th हाउस, हाँ 10th हाउस एसोसिएशन हो रहा है, बिल्कुल सही है. लग्न से भी राहु का एसोसिएशन हो रहा है और 10th हाउस से भी हो रहा है, दोनों से हो रहा है. करेक्ट. तो पॉलिटिक्स में सक्सेस भी मिल सकती है एंड एप्टीट्यूड भी होगा पॉलिटिक्स का. Got it. Thank you, uncle. Okay, no other question. चलिए ठीक है. Thank you so much. Good night. Thank you, sir. Okay, thank you, sir. Good night, sir. Thank you, sir. Good night. Good night, everyone. Night.